चैप्टर 76 ऋषियों का अमृत अनुवादक नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल नोबेली पोषण लैब में घना कोहरा था। लिनली चेहरे पर गंभीर भाव लिए खुद को व्यस्त रखे हुए था। वह ऋषियों का अमृत बनाने वाला था जो एक असली मास्टर ग्रेड औषधि थी। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद ये पहली बार था जब लिनली ने मास्टर ग्रेड फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। पिछला सोब्रिटी पोशन और आर्केन मैजिक पोशन सिर्फ मीडियम ग्रेड फॉर्मूला थे। यहाँ तक कि अवेकनिंग पोशन जिससे गैरियन ने एमरल्ड टॉवर के बाहर ओल्ड मलिन को स्टन किया था वह भी सिर्फ हाई ग्रेड फॉर्मूले का ही प्रोडक्ट था। एक मास्टर ग्रेड पोशन जिसमें काले कमल की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया गया था उसका जिक्र उन दूसरे पोशन के साथ नहीं किया जा सकता था जो उसने पहले बनाए थे। लिनली जो गर्म करने के लिए फ्लेमिंग हैंड्स का इस्तेमाल करने का आदी था उसने भी आज एक एमेथिस्ट लैम्प जलाया। यह एक लग्जरी आइटम था जिसे एक असली फार्मेसी मास्टर रखने के काबिल था। एमेथिस्ट स्वभाव से माना के प्रति बहुत सेंसिटिव था। इसे लो लेवल फायर मैजिकल क्रिस्टल से भरकर माना के इस्तेमाल से टेम्परेचर को ठीक से एडजस्ट किया जा सकता था। पीसी ब्लूम सर्कस का आधा छोटा बीकर अनंत एडमेंटाइन धागे से बुने हुए लैंप होल्डर के ऊपर रखा गया था। जैसे जैसे एमेथिस्ट लैंप का तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया पीसी ब्लूम सर्कस वाला बीकर धीरे धीरे उबलने लगा। लिनली ने धीरे से टेस्ट ट्यूब को अपने हाथों में घुमाया और जंगली स्टील ब्लूम सर्कस को ध्यान से हिलाया। लेकिन मन ही मन वह ध्यान से हिसाब लगा रहा था कि पीसी ब्लूम सर्कस को उबलने में कितना समय लगेगा। ऋषियों का अमृत एक नाजुक चीज थी और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर उबलने का समय बहुत ज्यादा होता तो इससे दवा बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाती और इस्तेमाल करने पर इसका असर बहुत कम हो जाता। अगर उबलने का समय बहुत कम होता तो इसका मन को शांत करने वाला असर पूरी तरह से नहीं होता। ऋषियों के अमृत की एक बोतल जो भविष्य बता सकती है शायद एक पागल करने वाली जानलेवा दवा बन जाएगी। टेस्ट ट्यूब में वाइल्ड स्टील ब्लूम सक्सेस पूरी तरह से हिल गया था और यही वह पल भी था जब बीकर में पीसी ब्लूम सक्सेस धुंधला से साफ हो गया। लिनली ने जल्दी से वाइल्ड स्टील ब्लूम सक्सेस डाला। दो सॉल्यूशन के मिक्सचर एक ठंडा और एक गर्म ने न सिर्फ पोशन लैब को धुंधला कर दिया बल्कि बीकर में उबलते लिक्विड को भी एक पल में शांत कर दिया। जंगली स्टील ब्लूम अंधेरी नमी वाली जगहों पर उगता था और इसमें कुछ दवा वाले गुण थे जो ठंड को दूर रखते थे। यह उबलते हुए पीसी ब्लूम सक्सेस को ठंडा करने के लिए सही था। जंगली स्टील ब्लूम सक्सेस डालने के बाद लिनली ने एमेथिस्ट लैंप का टेम्परेचर एडजस्ट नहीं किया। उनके हिसाब से बीकर में लिक्विड को फिर से उबलने में कम से कम 30 सेकंड लगेंगे। हालांकि 30 सेकंड ज्यादा नहीं थे लेकिन यह उसके लिए दवा की एक बोतल खत्म करने के लिए काफी था। लिनली ने अपने हाथ में चांदी का चाकू लिया और ड्रैकेना घास के 4 डंठलों को धीरे से बराबर लंबाई के हिस्सों में काट दिया और फिर एक और कट लगाया और टेरोकोन के एक टुकड़े को आधा काट दिया। टेरोकोन का आधा हिस्सा और ड्रैकेना घास के 4 डंठल एक ही समय में बीकर में डाल दिए गए और वे हल्के से साफ लिक्विड में तैरने लगे। इन सब के बाद लिनली ने एक आइस ब्लास्ट छोड़ा जिससे पोशन टेबल पर ठंडी धुंध बन गई। छोटी काली कमल की पंखुड़ी उस धुंध में लिप गई। दो अलग अलग खूबियों के स्टिम्युलेशन से एक फुफकार सुनाई दी। ठंडी धुंध लगभग तुरंत ही छट गई जबकि पोशन टेबल का टेम्परेचर अभी भी गर्म था। लिनली घबराया नहीं और उसने एक और आइस ब्लास्ट छोड़ा। काला कमल जो सिर्फ बहुत ज्यादा तापमान में उगता था उसमें कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा आग वाला जादुई तत्व होता था। यह आमतौर पर दिखने से अलग नहीं था लेकिन जैसे ही इसके दवा वाले गुण निकलते थे या जब ये दूसरे जादुई तत्वों से टकराता था तो तेज गर्मी एक पल में भड़क उठती थी। अगर इसे बिना किसी पहले से प्रोसेस किए सीधे बीकर में डाल दिया जाए तो यह शायद एक पल में रस के पूरे बीकर को भाप बना सकता है। 3 आइस ब्लास्ट मंत्रों से ठंडा होने के बाद काले कमल की पंखुड़ी आखिरकार जम गई। रोशनी में जमे हुए काले कमल की पंखुड़ी में एक चमकदार रहस्य था लेकिन लिनली के पास उसे देखने का समय नहीं था। 3 आइस ब्लास्ट मंत्रों ने उसके 9 सेकंड का समय ले लिया था। जब चमकती हुई बर्फ का वह टुकड़ा गिरा तो बीकर में उबलने वाला लिक्विड अचानक शांत हो गया। कोई कोहरा नहीं उठा और कोई जादुई चीज नहीं हिली, बस एक ताजा सांस बीकर से बाहर निकली। पहले साफ लिक्विड में एक गहरी लाल चमक थी। ये काले कमल का असली रंग था, आग जितना लाल जो उसका अपना गुण था। ये सब खत्म करने के बाद लिनली ने राहत की लंबी सांस ली। यह शायद उनके ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से सबसे थका देने वाला मिश्रण था। हालांकि इसके लिए जरूरी स्किल्स बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन इसके लिए समय पर एकदम सही कंट्रोल की जरूरत थी। हर स्टेप को सेकंड में ठीक से कैलकुलेट करना था, खासकर आखिरी 30 सेकंड में जब काले कमल की पंखुड़ी को ठंडा करना था। लेकिन वहां ऋषियों के अमृत से भरा बीकर देखकर लिनली को लगा कि उसकी सारी थकान वसूल हो गई। ये काले कमल की पत्ती का इस्तेमाल करके बनाया गया एक मास्टर ग्रेड पोशन था। टाइम वॉपिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए बस एक छोटी बोतल ही काफी थी जिससे यूजर को पहले से पता चल जाता था कि अगले 10 मिनट में 20 मीटर के अंदर क्या होगा। मास्टर ग्रेड फॉर्मूला में भी ऋषियों का अमृत एक असली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट माना जा सकता है। कुछ हद तक समय के नियम को जबरदस्ती बदलना एक चमत्कार जैसा था। जब तक लिनली के हाथ में ऋषियों के अमृत की बोतल थी उसे सच में यकीन नहीं था कि क्रॉमवेल अगले दिन के मुकाबले में उसे चोट पहुंचा पाएगा। जब वह द्वंद्व के बारे में सोच रहा था तो अचानक औषधि प्रयोगशाला का दरवाजा खुल गया। गैरियन ने अपना सिर अंदर किया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, अरे फेलिक, तुम फिर से दवा बना रहे हो? प्लीज बकवास बंद करो प्रेसिडेंट गैरियन। लिनली ने न चाहते हुए भी आंखें घुमाई। वह जानता था कि वह बूढ़ा आदमी यहां तक पहुंच ही जाएगा। आर्केन मैजिक पोशन के बाद से गैरियन की नाक ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। जैसे ही उसे फार्मेसी से कुछ आने की महक आती वह बूढ़ा आदमी दौड़कर अंदर आता और एक तरफ खड़ा होकर देखता, लिनली के पोशन तैयार करने का इंतजार करता था कि वह अपनी जेब में 1 या 2 बोतलें भर सके। वैसे भी वह बूढ़ा आदमी इतना मोटा था कि उसे भगाया नहीं जा सकता था। कुछ बार के बाद लिनली ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा पोशन के उबलने का इंतजार करना सच में बोरिंग था। ऐसा लगता था कि जब आसपास कोई बात करने के लिए होता था तो समय तेजी से बीत जाता था। जहां तक आखिर में उसकी जेब में रखी कुछ पोशन की बोतलों की बात है, वह उन्हें अपनी कंपनी के लिए पेमेंट समझकर इस्तेमाल करता था। लेकिन इस बार यह ऋषियों का अमृत था।
बोतल बनाने का फैसला करने से पहले उसे खुद भी इस पर बार बार सोचना पड़ा, इसलिए जाहिर है कि इसका गैरियन से कोई लेना देना नहीं था। चैप्टर 77 शर्तें अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल ही। तो इस बार उसके मुंह खोलने का इंतजार किए बिना लिनली ने अपना सिर हिलाया और उसे मना कर दिया। इस बार इसके बारे में मत सोचो, मैंने इसे कल के मुकाबले के लिए तैयार किया है। अजनबी मत बनो, ठीक है। जब गैरियन के इरादे सामने आए तो उसके बूढ़े चेहरे पर शर्म आ गई, लेकिन उसके कैरेक्टर को देखते हुए उसके लिए यह मानना नामुमकिन था। शर्म से हंसने के बाद उसने जिद करते हुए कहा, मैंने देखा कि तुम बहुत देर से पोषण लैब में हो और ये देखने आया था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम इससे केविन को बेवकूफ बना सकते हो। रास्कल, तुम्हें अच्छे बुरे में फर्क नहीं पता। मुझे तुम्हारी चिंता है। शर्मिंदगी से गैरियन गुस्से में आ गया और बड़बड़ाया। आखिर में वह हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपने इरादे बता दिए। क्या ये सच है कि तुमने सिर्फ एक बोतल बनाई है? लिनली को बस अपनी ऊर्जा खत्म होती महसूस हुई। अगर यह सच में एक बोतल है तो भूल जाओ। लिनली का एक्सप्रेशन देखकर गैरियन समझ गया कि इस बार यह सवाल ही नहीं उठता और उसने बात छोड़ दी। पता नहीं, इन 2 दिनों में जितना ज्यादा मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि कल के मुकाबले में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैथ्यू, उस बूढ़े बदमाश ने मेरे लिए कोई जाल बिछाया है जिसमें मैं कूद जाऊं? तुम जब चाहो जाल नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारे पास काफी ताकत न हो तो ये बेकार है, भले ही तुम इसे सच में लगाओ। लिनली ने अपना सिर हिलाया, जिससे गैरियन के मन का शक दूर हो गया। जेरोसिस की हालत बहुत साफ है। तुम पहले ही ओल्ड मलिन के चेहरे पर पैर रख चुके हो और उस बूढ़े ने आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं की। तुम किस बात से डरते हो? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, मैंने भी इन कुछ दिनों में इस बारे में सोचा है। उस दिन ओल्ड मलिन ने मुझे अपने बेटे के साथ लड़ाई में क्यों मजबूर किया, इसका सिर्फ एक ही कारण था, उसे उम्मीद थी कि क्रॉमवेल मुझे लड़ाई में मार सकता है। इस समय लिनली ने 2 उंगलियां फैला दी। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, गिल्ड ऑफ मैजिक की ताकत कमजोर हो जाएगी। दूसरा, मलिन फैमिली को पोषण के खतरे से छुटकारा मिल जाएगा। गैरियन को अभी भी शक था, क्रॉमवेल में ये करने की काबिलियत है, शायद उसके पास है। वह मलिन फैमिली का इकलौता वारिस है। अगर मैं उसे ड्यूल में मार दूं तो भले ही मलिन फैमिली न मरे, वे अपाहिज हो जाएंगे। ओल्ड मलिन इतना बेवकूफ नहीं है, लेकिन किस्मत से मैं भी बेवकूफ नहीं हूं और मेरी किस्मत भी इतनी बुरी नहीं है। कुछ दिनों तक मेजग्रिम के साथ प्रैक्टिस करने के बाद मैं सच में गलती से लेवल 12 तक पहुंच गया हूं। भले ही ओल्ड मलिन जबरदस्त हो, लेकिन शायद उसने मुझसे लेवल 12 मैजिक शूटर बनने की उम्मीद नहीं की होगी। बेशक, किसने उम्मीद की होगी? ये बात सुनकर गैरियन को बहुत गुस्सा आया। वे सब जादूगर थे, ये छोटा बदमाश इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया? इसके अलावा मैंने कल के मुकाबले में उसे सरप्राइज देने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें तैयार की हैं। टोरेंट ऑफ एलिमेंट्स रिंग और ऋषियों का अमृत हाथ में होने के कारण लिनली को सच में शक था कि क्रॉमवेल उसके साथ कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? गैरियन के चेहरे पर अभी भी चिंता थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने अपने दांत भींचे और अपनी जेब से एक नेकलेस निकाला। कल इसे क्यों नहीं पहनते? यह क्या है? लिनली एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने हार लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सावधान, यह एक महंगी चीज है, इसे खराब मत करना। गैरियन बहुत घबराया हुआ था जब उसने लिनली को नेकलेस को लापरवाही से संभालते हुए देखा। इस हरे क्वार्ट्स में एक पर्च स्पेल है। जब तुम इसका इस्तेमाल करो तो माना से इसे एक्टिवेट करो। ये लेवल 10 से नीचे के स्पेल से होने वाली खराब कंडीशन को हटाने में तुम्हारी मदद करेगा। बदमाश, जब तुम इसका इस्तेमाल करो तो सावधान रहना। यह अकेली चीज थी जो टीचर ओस्विक ने मुझे दी थी। मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसे कल तुम्हें उधार दे दूंगा और जब मुकाबला खत्म हो जाए तो इसे मुझे वापस कर देना। धन्यवाद। लिनली ने सिर हिलाया और समझदारी से हार अपने पास रख लिया। ओह ठीक है, और ये? गैरियन ने सोचा और अपनी जेब से स्क्रॉल का ढेर निकाला। कुछ काम के चुन लो, समय आने पर वे काम आ सकते हैं। ठीक है, पहले इन्हें यहीं छोड़ दो, मैं इन्हें बाद में निकाल लूंगा। बहुत पहले से तैयार की हुई 2 चीजें निकालने के बाद भी गैरियन थोड़ा बेचैन था और लिनली को उन बातों के बारे में परेशान करने लगा जिन पर उसे लड़ाई के दौरान ध्यान देना चाहिए। इस समय गैरियन गिल्ड ऑफ मैजिक के आमतौर पर घमंडी प्रेसिडेंट से अलग लग रहा था। वह अपनी बातों से भरी सलाह के साथ एक लंबे चौड़े बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था। चिंता मत करो, मैं नजर रखूंगा। जब दोनों आदमी बात कर रहे थे तो उन्होंने पोषण लैब का दरवाजा बजने की आवाज सुनी। लिनली दरवाजा खोलने गई, पता चला कि केविन ही वापस आया था। तुम वापस क्यों आए? केविन के चेहरे पर पीला भाव देखकर लिनली को थोड़ी हैरानी हुई। पहले मैं थोड़ी सांस ले लूं और धीरे धीरे बताता हूँ। केविन रातों रात डायमंड फॉल वैली से वापस आया था और पहले से ही थका हुआ था। पोषण लैब में घुसने के बाद उसने कुछ सांसें ली और अपने लौटने का मकसद समझाना शुरू किया। मैं इस बार बंधकों की वजह से वापस आया हूँ। लिनली को थोड़ा बहुत याद था कि शैडोज नेस्ट ने पिछले हफ्ते डायमंड फॉल वैली पर चुपके से हमला किया था, जिसमें न सिर्फ 2 गार्ड टावर तबाह हो गए थे बल्कि कुछ जादूगर भी पकड़े गए थे। जैसे ही गैरियन को ये खबर मिली, उसने केविन से बंधकों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को कहा। उससे कहा गया कि अगर वह शैडोज नेस्ट के बंधकों से पैसे नहीं बदल सका तो वह और पैसे दे। आइजरहोल एक्सचेंज करने को तैयार नहीं था। नहीं, वो तैयार है, लेकिन होस्टेज के बदले होस्टेज नहीं। केविन ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर कुछ लाचारी थी। आइजरहोल का मतलब है, हम होस्टेज के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पोषण से करना होगा। भाड़ में जाओ। गैरियन का गुस्सा एक पल में बढ़ गया। उसने कितना बड़ा सपना देखा है। रुको, बूढ़ा आदमी अपना आपा खोने ही वाला था कि लिनली ने उसे रोक दिया। उन्हें कैसे पता कि गिल्ड ऑफ मैजिक के पास पोषण है? केविन ने ध्यान से याद किया और शक के साथ कहा, शायद ये खबर जेरोसिस से आई है। आइजरहोल ने जो अधेड़ उम्र का आदमी भेजा था, उसने एक बार आर्केन मैजिक पोषण ऑप्शन का जिक्र किया था। उन्हें कितने चाहिए? क्या उन्होंने साफ साफ बताया कि उन्हें किस तरह के पोषण चाहिए? एक बंधक के लिए 10 बोतलें और उन्होंने सशक्तिकरण का अमृत बताया। तो यह आसान है। लिनली ने सोचा और अचानक हंस पड़ा।
जाओ और आइसरहोल को जवाब दो, कहो कि गिल्ड ऑफ मैजिक उसकी शर्तें मान लेगा। उसे परसों तक ज्यादा से ज्यादा 40 बोतलें एलिक्सिर ऑफ एम्पावरमेंट भेज दी जाएंगी। उसे बंधकों की अदला बदली की तैयारी के लिए किसी को भेजने दो। ऐसा नहीं चलेगा। केविन ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि बगल में खड़ा गैरियन परेशान हो गया। तुम इतनी आसानी से ऐसी शर्तें कैसे मान सकते हो? ये साफ है कि वह बदमाश आइसरहोल हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। मुझे यही उम्मीद है। लिनली की मुस्कान समझ से परे थी। अगर वह हमसे पैसे नहीं लेता तो मुझे इस समय उसे मारने के लिए और कुछ नहीं सूझ रहा था। इस बार हमें शैडोनेस्ट के उस बंदे को बताना होगा कि फार्मासिस्ट सच में जान ले सकते हैं। और फार्मासिस्ट जितना असरदार होता है उसके मारने का तरीका भी उतना ही असरदार होता है। चैप्टर 78 एक अलग व्यक्ति अनुवादक। नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल ही अगले दिन जारोसस शहर एक डरावने माहौल में डूबा हुआ लग रहा था। मलिन फैमिली और गिल्ड ऑफ मैजिक को छोड़कर बाकी 16 फोर्स के लीडर सुबह सुबह डेलाइट स्क्वायर पहुंच गए। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने जैसे वे किसी बड़ी डिनर पार्टी में जा रहे हों। चाहे वह असेसिन लीडर हो या कसिनो टाइकून, इस खास दिन पर सभी की आपस में बहुत अच्छी बनती दिख रही थी। डेलाइट स्क्वायर में सबका मेलजोल था। उन्होंने बदलते मौसम, अस्त व्यस्त जारोसस आर्किन मैजिक पोशन ऑक्शन के नतीजों के बारे में बात की, लेकिन होने वाले मुकाबले के बारे में कभी बात नहीं की। दिन की शुरुआत में डेलाइट स्क्वायर के पास की कई सड़कों पर पहले से ही नाकाबंदी कर दी गई थी। ये कास्टेलन मेंशन के आदेश पर किया गया था और 18 सेनाओं ने मिलकर इसे लागू किया था। जारोसस सिटी में कोई भी इस ताकत का सामना नहीं कर सका। दुकानदारों और रहने वालों को कुछ समय के लिए दूसरी जगह भेज दिया गया, जिससे सिर्फ डेलाइट स्क्वायर खाली रह गया। इस मुकाबले को देखने के लिए जो लोग काबिल थे वे जेरोसस शहर के जाने माने लोग थे। कैस्टेलन इसाक और उनके साथी, 18 सेनाओं के लीडर और उनके गुर्गे, और जेरोसस शहर के कई अमीर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी। उनमें से सबसे बुरे लोग भी कम से कम कैस्टेलन हवेली में दावत में शामिल होने के लायक थे। इस शानदार सीन को देखकर हत्यारों के लीडर ओल्ड ओडिन को थोड़ा अफसोस हुआ। आने से पहले उसने कुछ सेलिब्रिटीज की हत्या की रिक्वेस्ट क्यों नहीं ली? इस तरह वो मुकाबला देखने के बाद अलाउंस के तौर पर कुछ सोने के सिक्के कमा सकता था। लेकिन उसके दिल में बस ऐसे ही ख्याल थे। ये गिल्ड ऑफ मैजिक और मलिन फैमिली के बीच एक मुकाबला था। अगर ओल्ड ओडिन में 100 गुना ज्यादा हिम्मत होती तो भी वह जारोसस सिटी के दो दिग्गजों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता, खासकर अभी के गिल्ड ऑफ मैजिक को। ओल्ड ओडिन उन्हें उकसाने की हालत में नहीं था। 18 सेनाओं की दौलत से डेलाइट स्क्वायर के दक्षिणी छोर पर रातों रात टेम्पररी स्टैंड बनाए गए। डेलाइट स्क्वायर के आधे से भी कम हिस्से के चारों ओर एक पॉलिश्ड मार्बल टेबल बनाई गई थी। जब मशहूर हस्तियों का एक ग्रुप स्टैंड पर चढ़ा तो स्क्वायर का पहले जैसा अच्छा माहौल तुरंत ही काफी अलग हो गया। 6 अंडरग्राउंड फोर्स और 10 मेज फैमिली सबसे अच्छे व्यू के साथ स्टैंड के टॉप पर बैठे थे। उनमें से 3 सबसे खास पोजीशन कैस्टेलन आइजैक, प्रेसिडेंट गैरियन और चीफ मैथ्यू के लिए छोड़ी गई थी। जारोसस सिटी के 3 सबसे ताकतवर लोगों को नेचुरली सबसे खास पोजीशन पर बैठना चाहिए था। मेनेस फैमिली के यसेरा और सरुमन फैमिली के रूबेन ने भी इन सीटों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। इन सेनाओं में भी एक हायरार्की थी। मेज परिवारों में यसेरा और सरुमन बीच की 3 सीटों के सबसे करीब थे। 6 अंडरग्राउंड सेनाओं के लिए ओल्ड ओडिन लीडर थे। गिल्ड ऑफ मैजिक के उदय के बाद गैरियन के इस पुराने दोस्त पर 6 अंडरग्राउंड सेनाओं का लीडर होने का शक था। जहां तक अमीर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी की बात है, वे स्वाभाविक रूप से 18 फोर्स से नीचे थे, जैसा कि जारोसस सिटी में उनकी पोजीशन के हिसाब से था, जहां उन्हें हमेशा 18 फोर्स ने रौंदा था। इसके बाद लंबा इंतजार हुआ। ऐसा लगा जैसे गिल्ड ऑफ मैजिक और मलिन फैमिली पहले से ही राजी हो गए थे। डेलाइट स्क्वायर पर कोई नहीं आया था। हालांकि स्टैंड पर अलग अलग फोर्स के लीडर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ब्लड ब्रदरहुड के मेटिस ने भी। हालांकि उसने बंद दरवाजों के पीछे दोनों ताकतों के लीडरों पर हमला करने की हिम्मत की। गैरियन को पागल और ओल्ड मलिन को बूढ़ा कछुआ कहा, लेकिन एक बार जब वह स्टैंड में पहुंच गया तो वह उनमें से किसी की भी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही कोई उसे ऐसा करने की हिम्मत दे। बेचैनी और बेबस इंतजार के बीच आखिरकार सड़क के आखिर से 2 लोग निकले। क्रॉमवेल ने ग्रे रंग का चोगा पहना हुआ था और हाथ में जादुई क्रिस्टल से जड़ा एक डंडा था। उसका सुंदर जवान चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था जब वह सड़कों पर एक चमकदार मुस्कान के साथ टहल रहा था। इसके उलट उसके बगल में ताकतवर आर्कमेज ओल्ड मलिन कुछ बूढ़ा और थका हुआ लग रहा था, और वह कभी कभी जो मुस्कान दिखाता था उसमें थोड़ी कड़वाहट होती थी। जब बूढ़े और जवान लोग चौक में आए तो स्टैंड पर बैठे कई सबसे ताकतवर लोग, जैसे कि सरुमन परिवार से रूबेन, मेनेस परिवार से यसेरा और कैस्टेलन के जादूगर एंड्रू, लगभग एक ही समय में महसूस कर रहे थे कि क्रॉमवेल आज कुछ अलग लग रहे हैं। क्रॉमवेल मलिन फैमिली का अकेला वारिस था और जारोसस की नई पीढ़ी में एक मशहूर जीनियस जादूगर भी था, इसलिए मेन्स फैमिली और सरुमन फैमिली हर दिन उस पर पूरा ध्यान देते थे। साथ ही दोनों आदमियों को यह भी मानना पड़ा कि क्रॉमवेल सच में बहुत अच्छा था। इतनी कम उम्र में उसके पास लेवल 7 के जादूगर जितनी ताकत थी। लेकिन जब आज क्रॉमवेल आया तो दोनों लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वे अब उसे पहचान नहीं पाए। क्या यह व्यक्ति सच में मलिन परिवार का क्रॉमवेल है? यसेरा और रूबेन ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। अगर यह सच में क्रॉमवेल था तो वे उसके ऑरा से कैसे डर सकते थे? वे दोनों ही ताकतवर थे और उन्हें डर सिर्फ लेवल 7 का जादूगर कभी नहीं लगा सकता था, कम से कम लेवल 14। काले कपड़े पहने जादूगर एंड्रू की आवाज पीछे से आए और उसने यसेरा और रूबेन दोनों को चौंका दिया। गैरियन और ओल्ड मलिन के अलावा एंड्रू निश्चित रूप से जारोसस में सबसे ज्यादा अधिकार वाला जादूगर था। अब जब उसने भी ऐसा कहा है तो क्रॉमवेल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। कैसे? ये कैसे हो सकता है? हालांकि रूबेन जादू करने में माहिर था, लेकिन सरुमन परिवार की जड़ें आखिर जादू से ही जुड़ी थीं। उसे कैसे पता नहीं था कि जादू का लेवल बढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना 1 और 1 2 होता है। माना जमा करने और स्किल्स की ट्रेनिंग के अलावा रिसर्च के लिए बहुत समय चाहिए था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रॉमवेल जैसा कोई होगा जो 1 महीने में 7 पायदान ऊपर चला गया। एक पल के लिए परिवार के दोनों मुखियाओं के चेहरे थोड़े उलझे हुए थे।
वे आर्केन मैजिक पोशन के लिए नीलामी में गिल्ड ऑफ मैजिक की तरफ जाने वाली पहली 2 ताकतें थीं। कुछ हद तक वे गिल्ड ऑफ मैजिक से जुड़े हुए थे। क्रोमवेल का मैजिक में लेवल 14 होना निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। चैप्टर 79 द्वंद्व युद्ध अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल ही जैसे ही दोनों आदमी उलझन में पड़ रहे थे, सड़क के आखिर में 2 और लोग दिखाई दिए। ये भी एक बूढ़े और एक जवान की जोड़ी थी, लेकिन पिछली जोड़ी की तुलना में बूढ़ा कॉन्फिडेंस से भरा दिख रहा था, जबकि जवान बेबस होकर अपना सिर हिला रहा था, आहें भर रहा था। गैरियन की मौजूदगी में हमेशा मजाकियापन दिखता था। चौक में घुसने से पहले उस आदमी ने दूर से ओल्ड मलिन पर चिल्लाया, गुड मॉर्निंग मैथ्यू, तुम कल रात सोने से बहुत डरे हुए थे, है ना? अपने डार्क सर्कल देखो। स्टैंड पर मौजूद सेना के आधे लीडर वहीं बेहोश हो गए। क्या ये बूढ़ा आदमी इससे ज्यादा घमंडी, इससे ज्यादा बदतमीज हो सकता है? गैरियन, तुम तो मक्खी जैसे हो। ओल्ड मलिन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गैरियन को ठंडी नजर से देखा और सीधे टेम्पररी ग्रैंडस्टैंड की तरफ चला गया। मैथ्यू, जाने की जल्दी मत करो। क्या हम थोड़ी और बात नहीं कर सकते? गैरियन ने हार मानने से मना कर दिया। वह तुरंत ओल्ड मलिन के पीछे स्टैंड पर गया और उस सीट पर बैठ गया जो उसके लिए तैयार की गई थी। उसने बीच में बैठे कैस्टेलन आइजैक को चुपके से आंख भी मारी, उसे रास्ता देने का इशारा किया ताकि वह ओल्ड मलिन के और करीब आ सके। लिनली डेलाइट स्क्वायर के बीच में खड़ा था, पीछे से गैरियन के बहुत ज्यादा स्टाफ वाले आदमी को देखकर हार मानकर सिर हिला रहा था। अब जब वे दोनों आ गए हैं तो मुझे ओवरसियर को 2 शब्द कहने दो। आइजैक ने गैरियन की परेशानी को नजरअंदाज किया और मार्बल सीट से उठ गया। उसकी आवाज चौक में गूंज रही थी। 1 महीने पहले मलिन फैमिली और गिल्ड ऑफ मैजिक इस मुकाबले के लिए राजी हुए थे। मैं आइजैक इसका ओवरसियर बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं इस मुकाबले की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अब मुझे मुकाबले के दोनों पक्षों का परिचय देने की अनुमति दें। वे जारोसेस गिल्ड ऑफ मैजिक के फेलिक और मलिन परिवार के क्रोमवेल हैं। आइजैक की आवाज अभी धीमी हुई ही थी कि स्टैंड से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये क्रोमवेल और लिनली को डेडिकेट किया गया था। जारोसेस के इस अफरा तफरी वाले शहर में लोग सिर्फ मजबूत और हिम्मत वाले लोगों की इज्जत करते थे। उसका स्टेटस चाहे जो भी हो, जो भी ड्यूलिस्ट डेलाइट स्क्वायर में घुसने की हिम्मत करता था, उसे सारी तालियों का हक था। आइजैक तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। इस लड़ाई के बाद जारोसेस शहर में अब शांति नहीं रहेगी। बूढ़ा मलिन थके हुए चेहरे के साथ खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी लग रही थी, लेकिन ये सबके कानों तक साफ पहुंच रही थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो कोई भी मलिन परिवार को बेइज्जत करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ओल्ड मलिन की दोधारी बात की बुराई करते हुए गैरियन अपने आप खड़ा हो गया। उसके गोलमटोल चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी, लेकिन उसकी आवाज जादू के असर में दबी हुई बिजली की तरह फैल गई। भाड़ में जाए मलिन परिवार, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बेइज्जत कर दूं? डेलाइट स्क्वायर अचानक शांत हो गया। सबके चेहरों पर हैरानी का भाव था। किसी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ था, और वे बस दोनों आर्कमिजेस को खाली नजरों से देख रहे थे। ओल्ड मलिन का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखें गैरियन पर ऐसे टिकी थी जैसे वे आग की लपटों में जलने वाली हो। अगर कैस्टेलन आइजैक बीच में बैठकर दोनों आदमियों को नीचे न पकड़े होता, तो शायद नीचे मुकाबला शुरू होने से पहले स्टैंड पर जेरोसिस के सबसे ताकतवर जादूगरों के बीच एक और लड़ाई होती। भूल जाओ, मैं अभी तुम्हें कोई सबक नहीं सिखाऊंगा। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। गैरियन, जो पहले ओल्ड मलिन को बुरा भला कह रहा था, गुस्से में ऐसे कसम खाने लगा जैसे अब वह शिकार हो। आइजैक के मनाने पर ही वह गुस्से में अपनी जगह पर बैठा। स्टैंड पर बहुत ड्रामा था, लेकिन लिनली का ध्यान क्रोमवेल पर था। दूसरी तरफ क्रोमवेल पहले से बहुत अलग लग रहा था। उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी, जो क्रोमवेल के पास पहले कभी नहीं थी। उससे निकलने वाली जादुई लहर लिनली की अपनी लहर से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। मलिन परिवार वाकई प्रभावशाली है। लिनली से सरप्राइज महसूस करके क्रोमवेल के कॉन्फिडेंट चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान आ गई। वह इतने दिनों से उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह डेलाइट स्क्वायर पर कदम रखेगा। उसने लिनली की आंखों में सरप्राइज देखकर मजा लिया और उम्मीद की कि जिस जादूगर ने उसे बेइज्जत किया था, वह आने वाले मुकाबले में पूरी ताकत के सामने निराशा और डर दिखाएगा। एमरल्ड टॉवर में वाटरफॉल स्ट्राइक से हुई बेइज्जती क्रोमवेल के दिल में हमेशा से गहराई से बसी हुई थी। उसे अभी याद था कि कैसे लिनली ने उसे नीची नजर से देखा था, खुद को बिल्कुल भी बराबर का दुश्मन नहीं समझा था। वाटरफॉल स्ट्राइक ने उसे एमरल्ड टॉवर से बाहर निकाल दिया था, जो उसे कचरे का थैला फेंकने जैसा लगा। बहुत समय हो गया मिलते हुए, मेज फेलिक। क्रोमवेल ने ठीक उसी तरह उनका स्वागत किया जैसे तब किया था जब लिनली एमरल्ड टॉवर की सीढ़ियों पर उनके ऊपर झुकी हुई थी। जब क्रोमवेल ने ये वाक्य कहा तो उनका दिल उम्मीद से भर गया था। उन्हें अपने विरोधी के चेहरे पर डर का भाव देखने की उम्मीद थी, जैसा कि सीढ़ियों पर लेटे होने पर होता था। बहुत समय हो गया मिलते हुए, मेज क्रोमवेल। बदकिस्मती से लिनली ने उसे निराश किया। उसकी आंखों में हैरानी बस थोड़ी देर के लिए थी, और उसके बाद एक ऐसी मुस्कान आई जिससे क्रोमवेल को नफरत थी। इस विनम्र लेकिन घमंडी मुस्कान ने उसे तुरंत अपनी बेइज्जती याद दिला दी। मुझे उम्मीद है कि आप बाद में भी मुस्कुरा सकेंगे। क्रोमवेल की संकुचित आंखों में द्वेष की एक हल्की चमक प्रकट हुई। आपको भी। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, कैस्टेलन आइजैक एक बार फिर अपनी सीट से उठ खड़े हुए। ओवरसियर के तौर पर मैं घोषणा करता हूं कि अब मुकाबला शुरू होगा। जैसे ही आइजैक की आवाज धीमी हुई, लिनली को जादू की एक तेज लहर महसूस हुई। फिर उसने देखा कि क्रोमवेल ने अपनी लाठी उठाई और एक आग का गोला अपनी जलती हुई पूंछ के साथ उसकी ओर दहाड़ता हुआ आ रहा था। धत्तेरे की। लिनली ने अपनी एलिमेंटल शील्ड को ऊपर उठाया और मन ही मन वाटरफॉल स्ट्राइक से उस पर हमला करने का पछतावा किया। इससे न सिर्फ जारोसिस के सबसे ताकतवर जादूगरों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, बल्कि उसने क्रोमवेल जैसे आदमी को भी स्मार्ट बनना सिखाया। अब तो वह पहले से हमला करना भी जानता था। चैप्टर 18 नुकसान अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल ही। जब आग का गोला एलिमेंटल शील्ड से टकराया और एक चमकदार चिंगारी निकली तो लिनली चौंक गया। यह आदमी इतना ताकतवर कब बन गया?
बस एक आग के गोले ने ही उसकी एलिमेंटल शील्ड को लगभग गिरा दिया था। वह शायद एक मैजिक शूटर की ताकत के करीब पहुंच रहा था। अपनी एलिमेंटल शील्ड से मुश्किल से फायरबॉल को पकड़ने के बाद लिनली ने अब जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने दोनों हाथों में एक एक विंड ब्लेड तैयार किया, लेकिन उन्हें छोड़ने की उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह क्रोमवेल के अपना मंत्र पढ़ना शुरू करने का इंतजार कर रहा था। फायरबॉल के बाद क्रोमवेल के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। हालांकि यह एलिमेंटल शील्ड को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया, लेकिन इससे उसे अपने विरोधी की ताकत का अच्छा अंदाजा हो गया। सिर्फ लेवल 12 जादूगरों की लड़ाई में 2 से ज्यादा लेवल का फर्क लगभग एक तरफ की हार का इशारा होता था। क्रोमवेल को पहले से ही इस मुकाबले को जीतने का पूरा भरोसा था। उन्होंने खुद पर भी एक एलिमेंटल शील्ड डाली, फिर पूरी आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। जब एलिमेंटल शील्ड की रोशनी चमकी तो लिनली के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। यह आदमी सच में होशियार हो गया था, लेकिन अब उसका तीर डोरी में फिट हो गया था और उसके पास फायर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हवा के 2 ब्लेड एक तीखी आवाज के साथ हवा में चीरते हुए निकले और बिना किसी शक के क्रोमवेल पर लगी एलिमेंटल शील्ड से टकरा गए। लिनली को अच्छी तरह पता था कि 2 हवा के ब्लेड से कोई नुकसान नहीं होगा। क्रोमवेल की ताकत आर्कमेज के करीब होने की वजह से उसने जो एलिमेंटल शील्ड पकड़ी थी वह शायद लेवल 15 का जादू भी झेल सकती थी। 2 लेवल 1 विंड ब्लेड्स की तो बात ही छोड़िए। इसलिए लिनली ने किसी भी नतीजे की उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही 2 विंड ब्लेड्स छोड़े गए, उसने भी एक लंबा पाठ शुरू कर दिया। अपनी जबरदस्त मेंटल ताकत के साथ लिनली मुश्किल से ही स्पेल की प्रोग्रेस को समझ पाया। दोनों ने लगभग एक ही समय पर लेवल 9 फ्लेमिंग स्टॉर्म पूरा किया। बूम बूम, लगभग एक साथ ही धमाके की आवाजें आने लगीं। एक पल में डेलाइट स्क्वायर के बीच में आग लग गई। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखकर स्टैंड पर बैठे सभी लोग जोर से चिल्ला उठे। कुछ को छोड़कर किसी ने नहीं सोचा था कि वे आज इस लेवल की लड़ाई देखेंगे। डेलाइट स्क्वायर पर आने से पहले लगभग सभी की उनके बारे में यही सोच थी कि वे यंग जीनियस हैं, उनमें टैलेंट और ताकत थी, लेकिन ये सिर्फ यंग जनरेशन में ही था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह लड़ाई आर्कमिजेस की लड़ाई के लेवल की होगी। जरा उनकी कुशल और तेज जादू करने की तकनीक और उनके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली जादुई लहर को देखिए। इन लोगों को एक भ्रम भी था, क्या ये गैरियन और मैथ्यू थे जो उनकी जगह लड़ रहे थे? दोनों पर लगभग एक ही समय में फ्लेमिंग स्टॉर्म का हमला हुआ, लेकिन नतीजे अलग अलग थे। लिनली पर लगी एलिमेंटल शील्ड मैजिक लेवल के क्रश और फायरबॉल के पिछले इंपैक्ट से तुरंत टूट गई। क्रोमवेल, जो आग की लपटों के बीच खड़ा था, उसने हर समय अपने शरीर पर हल्का सा हेलो बनाए रखा था। दोनों लेवल के बीच का गैप एक झटके में सामने आ गया। क्या तुम अब भी हंस पा रहे हो? क्रोमवेल ने एक क्रूर मुस्कान दी और हाथ में एथर स्टाफ लिए लिनली की ओर इशारा किया। स्टाफ की नोक पर रखा जादुई क्रिस्टल नीली रोशनी में चमक रहा था और उसके बाद बर्फ के टुकड़े की गर्जना हुई। इस समय आधे दर्शकों के दिल भींचे हुए थे। ज्यादातर लोकल ताकतें गिल्ड ऑफ मैजिक से जुड़ी थीं। गैरियन, जो आइजैक के दाईं ओर बैठा था, ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। एक आर्कमेज के तौर पर उसकी नजर दूसरों से ज्यादा दूर तक और साफ थी। गैरियन जानता था कि क्रोमवेल उस फायरबॉल से आर्कमेज की ताकत के करीब पहुंच रहा है जो उसने छोड़ा था। और हाँ, बाद में फ्लेमिंग स्टॉर्म की टक्कर में भी उसे पूरा फायदा मिला था। अब जब लिनली की एलिमेंटल शील्ड टूट गई थी, तो भले ही उसने उसे आइस आर्मर स्पेल से भर दिया हो, फिर भी उसके लिए यह आइसिकल पाना मुश्किल हो सकता है। और फिर गैरियन ने सच में लिनली के सामने आइस आर्मर रखा हुआ देखा। लेकिन किसी वजह से गैरियन को लगा कि इस आइस आर्मर में कुछ गड़बड़ है। जिस समय बर्फ का कवच ऊपर उठाया गया, उसी समय बर्फ के टुकड़े पर गोली चलाई गई थी। जिस क्षण हिमखंड बर्फ के कवच के संपर्क में आया, डेलाइट स्क्वायर में एक तीखी आवाज गूंज उठी। फ्यू, गैरियन ने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि जब वह बर्फ का टुकड़ा आइस आर्मर से टकराया तो उसने उसे वैसे नहीं तोड़ा जैसा उसने सोचा था, बल्कि चमकती हुई बर्फ के पास से गुजर गया और अपने साथ बर्फ के टुकड़े भी ले आया। तब गैरियन को समझ आया कि उसे पहले आइस आर्मर में कुछ गड़बड़ क्यों लगी थी। जिस एंगल पर आइस आर्मर को खड़ा किया गया था, उसे एलिमेंटल सीक्वेंस को बदलकर बदला गया था। इस बच्चे को यह सोचने के लिए शाबाशी। सामने से बर्फ गिरने पर सामने की तरफ रखे गए बर्फ के कवच के मुकाबले तिरछा रखा गया बर्फ का कवच ज्यादा फायदेमंद होगा। क्रोमवेल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वह आइसिकल से स्कोर करने में नाकाम रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका विरोधी इस तरह से आइसिकल को रोक पाएगा। स्टैंड से हैरानी भरी आवाजें आ रही थीं और लिनली के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। शायद सिर्फ वही जानता था कि उसे आइस आर्मर की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने रोब ऑफ रेथ के मजबूत मैजिक रेजिस्टेंस गुणों से आइसिकल को पूरी तरह से पा सकता था। हालांकि वह रोब ऑफ रेथ का राज इतनी जल्दी नहीं बताना चाहता था। वह क्रोमवेल को इससे ज्यादा जरूरी समय पर सरप्राइज देना चाहता था। एक छोटे स्पेल साइकिल के बाद लिनली को एक नई एलिमेंटल शील्ड मिल गई थी। कम से कम ऊपर से तो दोनों पक्ष एक बार फिर उसी शुरुआती लाइन पर वापस आ गए थे, लेकिन 2 लेवल का फर्क अभी भी था। जैसे ही लिनली अपनी एलिमेंटल शील्ड फिर से लगा रहा था, क्रोमवेल ने गुस्से का एक और दौर शुरू कर दिया। इस बार उसने बहुत सारे लो लेवल स्पेल का इस्तेमाल किया। भले ही उसकी मेंटल स्ट्रेंथ की तुलना लिनली से न की जा सके, लेकिन लेवल में पूरी तरह हावी होने के बावजूद वह तुरंत जितने स्पेल छोड़ सकता था, वह निश्चित रूप से लिनली से कम नहीं था। कई विंड ब्लेड और आर्केन मिसाइल एलिमेंटल शील्ड पर लगातार गिर रहे थे, जिससे रोशनी की उस मोटी परत पर एक के बाद एक लहरें उठ रही थीं। और इस तूफान जैसे हमले के तहत लिनली का जवाबी हमला भी उतना ही तेज था। माइंड कंट्रोल डिलीरियम। परेशानी इतनी अलग अलग और बहुत ज्यादा थी कि क्रोमवेल को अपना ध्यान भटकाकर एक मेंटल प्रोटेक्शन फील्ड बनाना पड़ा। लिनली ने समय समय पर कुछ विंड ब्लेड छोड़े, लगातार क्रोमवेल पर एलिमेंटल शील्ड को कमजोर करने की कोशिश की। चैप्टर 81 गतिरोध अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल ही एक पल में चौक से जादुई चीजें उठी। जादुई रूल्स चमकदार रोशनी और परछाइयों के बीच बिखर गए और अलग अलग जादुई मंत्र एक दूसरे से टकराए, जिससे डेलाइट चौक में चमकदार चिंगारियां निकलने लगीं। प्रेसिडेंट गैरियन, हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फेलिक
मैनेस फैमिली सबसे पहले गिल्ड ऑफ मैजिक की तरफ मुड़ी। चौक के बीच में लड़ाई देखना यसेरा के लिए दिल दहला देने वाला था। युवा मुखिया की आवाज में चिंता थी क्योंकि वह क्रॉमवेल के छोड़े गए अलग अलग जादू को बेतहाशा बढ़ते हुए देख रहा था, जबकि लिनली सिर्फ एक एलिमेंटल शील्ड के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। क्या होता? अपनी आंखें चौड़ी करके देखो, 1 मिनट से भी कम समय में फेलिक उस बेवकूफ क्रॉमवेल को मार डालेगा। गैरियन ने यसेरा को घूरा, लेकिन उसका दिल जल रहा था। इस जरूरी पल में मुझे ये बताने आना कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम बेवकूफ हो, है ना? गैरियन, यहाँ गुस्सा करने का क्या फायदा? अब तो अंधे आदमी को भी सिचुएशन साफ है। तुम्हारा जादूगर फेलिक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ओल्ड मलिन की गुनगुनी आवाज गैरियन के कानों में पड़ी और उसे तुरंत गुस्सा आ गया। मैथ्यू, तुम बेवकूफ हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम्हारे कछुए जैसे खोल भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। उनके नीचे बैठे एरॉन मैक्सिस को जब कछुए के खोल शब्द सुनाई दिए तो उनकी पीठ में ठंडक महसूस हुई। जेरियन, यहाँ चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। ताकत तो ताकत है, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। डेलाइट स्क्वायर के बीच में क्रॉमवेल ने पूरा फायदा उठा लिया था। बहुत सारे लो लेवल स्पेल ने एक एलिमेंटल तूफान बनाया जिसने एलिमेंटल शील्ड के धुंधले प्रभामंडल को खा लिया। लंबे समय तक सब्र रखने के बाद आज आखिरकार वे कुछ अच्छे नतीजे दे रहे थे। ओल्ड मलिन बहुत जोश में था, इतना कि उसे गैरियन के शब्दों के बीच की बेइज्जती की भी परवाह नहीं थी। क्रॉमवेल का फायदा बहुत ज्यादा था। लगातार मैजिक स्ट्राइक ने लिनली की बनाए एलिमेंटल शील्ड को हिला दिया था। अगर समय में देरी करने के लिए पिछला माना रेट्रोएक्शन नहीं होता तो वह सीधे क्रॉमवेल के जादू से प्रभावित होता। क्रॉमवेल जादुई रोशनी की चमक में जोर जोर से हंसा। एलिमेंटल तूफान कभी न खत्म होने वाला था। ऐसा लगा जैसे उसने पिछले महीने मिली सारी बेइज्जती को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता निकाला हो। यह एहसास बहुत ही अच्छा था। उसने ये भी उम्मीद की कि उसके दुश्मन की एलिमेंटल शील्ड धीरे धीरे गिरे ताकि वह जी भरकर तबाही का मजा ले सके। सिर्फ मुकाबले की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शायद गैरियन को भी मानना पड़ा कि लिनली एक मुश्किल में फंस गया था। यह एक जबरदस्त दबदबा था जिसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। शुरुआत में वह लड़ने के लिए सहायक जादू के मंत्रों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जब क्रॉमवेल ने एक मेंटल प्रोटेक्शन फील्ड बनाया और अचानक 2 स्क्रॉल खा लिए तो लिनली के पास अब अपने हमले करने का कोई मौका नहीं था। अब वह बस आइस आर्मर और एलिमेंटल शील्ड के बीच लगातार स्विच कर सकता था और कभी कभी पिछले मंत्र के माना रेट्रोएक्शन से समय में देरी कर सकता था। नहीं तो वह सिर्फ क्रॉमवेल को एक एक करके मंत्र छोड़ते हुए देख सकता था, जिससे एलिमेंटल शील्ड के संपर्क में आने पर वे शानदार ढंग से चमकते थे। बूम! एलिमेंटल शील्ड पर एक और आग का गोला फटा। इतनी जोरदार टक्कर से लिनली 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। चारों ओर आग की लपटें जल रही थीं और एलिमेंटल शील्ड की रोशनी धीमी थी। जलती हुई लपटों के बीच लिनली को हवा में एक तीखी चुभने वाली आवाज सुनाई दी। एलिमेंटल शील्ड का गिरना और आइस आर्मर स्पेल का माना रेट्रोएक्शन, ये सब कूलडाउन टाइम के अंदर हुआ। लिनली बस बेबस होकर देख सकता था कि विंड ब्लेड उसके पैर को कैसे काट रहा है। 6 बस हल्की सी चीख आई और फिर लिनली को अपने पैर में झुनझुनी महसूस हुई। उसके बाद तेज दर्द हुआ। उसके दाहिने पैर में अचानक ताकत कम हो गई और वह कमजोरी से चौप पर घुटनों के बल बैठ गया। क्रॉमवेल आग से बाहर निकला और लिनली को घूरने लगा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा कामयाब बदले की खुशी से भरा था। आग की रोशनी में उसके चेहरे की मुस्कान बिगड़ी हुई और खूंखार लग रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को घूर रहा हो। बहुत समय हो गया मिलते हुए मेज फेलिक। हा। अपनी पागलों जैसी हंसी के बीच क्रॉमवेल ने एक और विंड ब्लेड निकाला और इस बार टारगेट लिनली का बायां पैर था। फिर खून के छींटे पड़े और लिनली के बाएं पैर का सहारा छूट गया। वह लकड़ी के खंभे की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। स्टैंड के ऊपर से हैरानी से चीखें निकल रही थीं। कैस्टेलन, आइजैक और अमीर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज समेत सभी को यह साफ था कि मुकाबले का नतीजा तय हो चुका था। उनमें से कई लोगों को उम्मीद थी कि क्रॉमवेल के बजाय गिल्ड ऑफ मैजिक का युवा फार्मासिस्ट जीतेगा। इस समय सब कुछ खत्म हो गया था। ओल्ड मलिन गर्व से खड़े हुए चौक के बीच की ओर तालियां बजाते हुए जहां क्रॉमवेल खड़े थे। अपनी आंखों के कोने से उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर गैरियन की ओर देखा। मैंने पहले ही कहा है, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। ताकत तो ताकत है। ओल्ड मलिन की परेशान करने वाली तालियां सुनकर गैरियन का चेहरा पहले से ही गुस्से से लाल था, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गैरियन को भी, जिसे लिनली पर बहुत भरोसा था, इस बात पर मानना पड़ा कि चौक में मुकाबले का नतीजा तय हो चुका था। दोनों लेवल के बीच का गैप ऐसा था जिसे भरा नहीं जा सकता था। क्रॉमवेल ने अभी तक लिनली को इसलिए नहीं मारा था ताकि वह बिल्ली के चूहे पकड़ने का मजा ले सके। कैस्टेलन ने साक, अगर गिल्ड ऑफ मैजिक हार मान लेता है तो क्या ये मुकाबला खत्म हो जाएगा? जब गैरियन ने ये वाक्य कहा तो लगभग सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या ये सच में गिल्ड ऑफ मैजिक का गैरियन है? वही गैरियन जिसने गिल्ड ऑफ मैजिक के सबसे मुश्किल दिनों में भी किसी ताकत के आगे सिर नहीं झुकाया। सबके हैरान चेहरे देखकर गैरियन सिर्फ कड़वी मुस्कान ही दे सका। वह अपनी नजर से यह कैसे नहीं देख पाया कि चौक पर मुकाबले का नतीजा आ चुका है। फर्क सिर्फ फेलिक की जिंदगी और मौत का था। अगर वह हार मान लेता तो अभी भी एक मौका हो सकता था। अगर वह नहीं मानता तो फेलिक जरूर मर जाता। वे 1 महीने से ज्यादा समय से साथ थे। भले ही वे एक दूसरे से बात करते समय सीनियर और जूनियर में कोई फर्क नहीं करते थे, लेकिन गैरियन के दिल में वह इस युवा जादूगर को अपना भतीजा मानता था। वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। उसे बचाने के लिए गैरियन ने अपनी इज्जत भी छोड़ दी और पहली बार मलिन परिवार के सामने झुक गया। लेकिन आइजैक का जवाब बहुत बुरा था। मुझे बहुत अफसोस है प्रेसिडेंट गैरियन। मुझे लड़ाई की ईमानदारी बनाए रखनी है। लड़ाई खत्म करने की रिक्वेस्ट पर दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब है, अगर चीफ मैथ्यू मान जाते हैं। गैरियन, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान सकता हूँ। ओल्ड मलिन जोर से हंसा। उसे गैरियन को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। उसे बहुत समय से गैरियन का अपने सामने झुकना अच्छा नहीं लगा था।
एमरल्ड टॉवर के बाहर लड़ाई के बाद से गिल्ड ऑफ मैजिक मलिन फैमिली से ऊपर था। तब से गैरियन उन दोनों के बीच टकराव में पहल कर रहा था। गैरियन ने ओल्ड मलिन को घूर कर देखा, जो हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने वाली हैं। उसने कुछ देर पहले ही मैना की थोड़ी सी मात्रा छोड़ी थी। वह ओल्ड मलिन के गिनौने मुस्कुराते चेहरे पर आग का गोला फेंकना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने लिनली के खून से सने पैर और क्रॉमवेल को देखा, जो उसके करीब आ रहा था। गैरियन ने जो माना छोड़ा था, उसका निशान बिना किसी निशान के गायब हो गया और उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे झिझक में बदल गया। क्रॉमवेल के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मेज फेलिक, क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? आओ और खुद ही देख लो। लिनली ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह एक घाव को छू गई, जिससे मुस्कान असामान्य रूप से भद्दी लग रही थी। उसी समय माना का एक हिस्सा टॉरेंट ऑफ एलिमेंट्स रिंग में भेजा गया। लिनली को बस इस माना को बढ़ाना था और रिंग तुरंत एक चैनल बना देगी, जो आने वाले जादुई एलिमेंट्स को रिंग में भेज देगी। चैप्टर 82 बादल तूफान। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। नोबेल ही, क्यों तुम फार्मासिस्ट नहीं हो? उसी समय क्रॉमवेल ने अपने विरोधी को जी भरकर बेइज्जत किया। उसने 2 आग के गोले छोड़े, जिससे लिनली की लगाई हुई एलिमेंटल शील्ड आसानी से उड़ गई। पिछले स्पेल साइकिल से गुजरना आसान नहीं था, लेकिन अब ये क्रॉमवेल के छोड़े गए 2 फायरबॉल में दब गया था। कुछ फोर्स के लीडर, जिनका गिल्ड ऑफ मैजिक के साथ सबसे करीबी रिश्ता था, उन्होंने लगभग एक साथ आह भरी। ये बेकार है, ये पूरी तरह से बेकार है। मिस्टर फार्मासिस्ट, आपका पोशन कहाँ है? 2 फायरबॉल से एलिमेंटल शील्ड उड़ जाने के बाद भी क्रॉमवेल को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने दुश्मन को बेइज्जत करने में मजा ले रहा था। क्या तुम्हें इना ज्यादा पसंद नहीं है? क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? क्या रहस्य? लिनली चौंक गया जब उसने क्रॉमवेल को इना का उल्लेख करते सुना। आज सुबह जब मैं बाहर आया तो मैंने किसी को मैकग्रेन के घर भेजा। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो शायद बाप और बेटी अब मलिन फैमिली के तहखाने में होंगे। क्रॉमवेल की मुस्कान में एक विनय का गर्व था। तुम्हें मारने के बाद मैं वापस जाकर इना के साथ मजे करूंगा। मैं बस इसके बारे में सोचकर ही इंतजार नहीं कर सकता। मुझे हैरानी है कि क्या इना की लंबी टांगें बिस्तर में कसकर जकड़ी होंगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा, तुम्हें हवा के ब्लेड से लगातार तब तक काटता रहूंगा जब तक तुम्हारे खून की आखिरी बूंद न बह जाए। तभी तुमने मुझे जो बेइज्जती दी है उसे धोने के लिए ये काफी होगा। क्रॉमवेल ने अपनी बातों के बीच में 2 और हवा के ब्लेड छोड़े। एलिमेंटल शील्ड की रुकावट के बिना इन 2 हवा के ब्लेड ने लिनली की स्किन को आसानी से काट दिया, जिससे डेलाइट स्क्वायर पर खून के छींटे पड़ गए। लिनली ने एक भी आवाज नहीं निकाली, बस दांत पीसकर दर्द सहा। वो तब तक टिके रहा जब तक मौका नहीं मिला। क्रॉमवेल की मुस्कान खुशी से भरी थी। वह एक एक कदम करके लिनली की तरफ बढ़ रहा था। वह हर कदम पर एक हवा का ब्लेड छोड़ता था और हर हवा के ब्लेड से खून की कुछ धारें निकलती थीं। क्रॉमवेल ने इस लय को बनाए रखा, न तो लिनली को वापस लड़ने का मौका दिया और न ही उसे तुरंत मार डाला। डेलाइट स्क्वायर में सन्नाटा छा गया। जैसे ही क्रॉमवेल पास आया, सबको पता चल गया कि यह मुकाबला, जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा था, खत्म होने वाला है। कैसा रहेगा गैरियन? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अगर तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो तो मैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मान सकता हूँ। बेशक, ये सब मेरे मूड पर निर्भर करता है। गैरियन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस ओल्ड मलिन पर अपनी नजरें गड़ाए रहा। वह संघर्ष कर रहा था। वह अपनी जिंदगी भर की इज्जत और लिनली की जिंदगी के बीच संघर्ष कर रहा था। अच्छे से सोचो गैरियन, वह एक जीनियस है जो आर्केन मैजिक पोशन बना सकता है। इससे भी मुश्किल बात यह है कि उसे इतनी कम उम्र में ही मैजिक शूटर की दुनिया में कामयाबी मिल गई थी और उसका भविष्य अनलिमिटेड है। यह पक्का तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा और क्रॉमवेल से उसकी जान बख्शने के लिए कहूंगा। ओल्ड मलिन ने गैरियन की तरफ एक जीत वाली मुस्कान के साथ देखा। ये बात जबान फिसलने जैसी लगी, लेकिन उसने पहले ही मन बना लिया था कि फेलिक को मरना ही होगा, भले ही गैरियन उसके सामने घुटने टेक दे। फार्मासिस्ट होना ही काफी बुरा होगा, और आज उसने एक मैजिक शूटर का लेवल दिखाया था। ओल्ड मलिन ऐसे किसी इंसान को कभी जिंदा नहीं रहने देगा। इससे भविष्य में मलिन परिवार के दबदबे को खतरा होगा। आप क्रॉमवेल से पहले रुकने के लिए कहिए। गैरियन उछलकर खड़ा हो गया। वह सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। वह वैसे भी बहुत लंबा जी चुका था। वह फेलिक को मरते हुए देखने के बजाय बुढ़ापे में बेइज्जत होना ज्यादा पसंद करेगा। हा, गैरियन, मजाक कर रहे हो? तुम अभी तक घुटने नहीं टेके हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़ाई खत्म होने के बाद तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे? तुम्हें पता है कि तुमने पहले भी ऐसी कई बातें की हैं। ठीक है। गैरियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सब कुछ देने को तैयार हो गया। लेकिन उन्होंने चौक से एक कविता सुनी। ये क्रॉमवेल की आवाज थी। मैथ्यू, उसे रोको। क्रॉमवेल की ऊंची आवाज काफी देर तक चौक में गूंजती रही। उसके जादुई असर को स्टैंड में भी साफ महसूस किया जा सकता था। हर कोई जानता था कि क्रॉमवेल ने बहुत मजा कर लिया है और अगला वार सबसे खतरनाक होगा। बूढ़े मलिन ने गैरियन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऊंची आवाज में सुनाए गए पाठ पर बस खुशी से मुस्कुराया। गैरियन को चिढ़ाना मजेदार था, लेकिन ये सबसे जरूरी बात नहीं थी। उस युवा जादूगर को जल्द से जल्द मारकर ही मलिन परिवार फिर से खड़ा हो सकता था। गैरियन ने धीरे से आह भरी। उसे पता था कि यह खत्म हो गया है। एलिमेंटल शील्ड और माना रेट्रोएक्शन दोनों कूलडाउन टाइम में जा रहे थे। फेलिक के लिए लेवल 14 क्लाउड स्टॉर्म को रोकना नामुमकिन था। शायद अगले ही मिनट लगातार बिजली गिरने से वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एथर स्टाफ को ऊपर उठाया गया था। स्टाफ के ऊपर लेवल 18 का जादुई क्रिस्टल आंख में लिपटा हुआ था और आपसी हलचल के बीच एक सिजलिंग आवाज सुनाई दी। मर जाओ, क्रॉमवेल चिल्लाया और अचानक बहुत सारी बिजली कड़कने लगी। चमकदार बिजली की रोशनी बिल्कुल सुनहरे सांपों की तरह लग रही थी जो बेतरतीब ढंग से नाच रहे थे। तेज बिजली की रोशनी पागलों की तरह आगे बढ़ी, जिससे डेलाइट स्क्वायर के बीच में एक शानदार लेकिन क्रूर सीन बन गया। मुझे ऐसा नहीं लगता क्रॉमवेल। लिनली ने इस मौके के लिए लंबे समय तक इंतजार किया था।
लगभग उसी समय जब एथर स्टाफ को उठाया गया, लिनली का माना अचानक बढ़ गया, जिससे टॉरेंट ऑफ एलिमेंट्स रिंग तुरंत एक्टिवेट हो गई। अचानक आसपास की जगह में एक गड़बड़ी हुई। तेज गड़गड़ाहट वाला एलिमेंट और बेहिसाब बिजली सुनहरे सांपों की तरह बेतहाशा नाचने लगी। ऐसा लगा जैसे अचानक दिशा बदल गई हो, जैसे कोई रहस्यमय ताकत शामिल हो और वे एक पल में टॉरेंट ऑफ एलिमेंट्स रिंग में खींच गए। यह क्रोमेल के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई और उसका उठा हुआ दाहिना हाथ जो एथर स्टाफ को पकड़े हुए था, हवा में जम गया। आखिरी थंडरबोल्ट को टॉरेंट ऑफ एलिमेंट्स रिंग में सोखने के बाद लिनली ने और देर नहीं की। रिंग पर लगी मेंटल ताकत से उसने सिर्फ एक सोच से अपने लेवल 12 के मैजिक शूटर स्टेटस के साथ लेवल 14 का मैजिक स्पेल रिलीज किया। चैप्टर 83 टिच अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल ही क्लाउड स्टॉर्म एक बार फिर स्क्वायर पर छा गया, लेकिन पहले लिनली के विपरीत क्रोमवेल के हाथ में टॉरेंट ऑफ एलिमेंट्स रिंग नहीं थी। लगातार बिजली गिर रही थी और कई सुनहरे सांप चौक में नाच रहे थे। क्रोमवेल के आर्कमेज की ताकत के बहुत करीब होने के बावजूद वह एक पल में क्लाउड स्टॉर्म में लगभग समा गया था। एलिमेंटल शील्ड के चारों ओर इलेक्ट्रिक आग घूम रहे थे, जिससे सिजलिंग आवाजें आ रही थी। उस पल लेवल 14 मैजिक स्पेल की ताकत पूरी तरह से सामने आ गई थी। ये सबके लिए एक हैरान करने वाला सीन था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आखिर में होने वाले मुकाबले में इतना बड़ा बदलाव आएगा। क्रोमवेल, जिसे पहले पूरा फायदा मिला था, अचानक क्लाउड स्टॉर्म में गिर गया। स्टैंड पर बैठे सैकड़ों दर्शकों में से शायद सिर्फ 18 सेनाओं के लीडर ही इससे पहले हुए बदलावों को देख पाए। इलेक्ट्रिक आग की चमक में अंगूठी पर लगे काले हीरे से हल्की रोशनी निकल रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि यह सब अंगूठी की वजह से था। अंगूठी बहुत डरावनी है। मुख्य बात समझने के बाद लगभग सभी सेनाओं के नेताओं ने एक साथ समान भावनाएं व्यक्त की, लेकिन जिस बात ने उन्हें वास्तव में डरा दिया वह थी लिनली की सहनशीलता। यह एक ऐसा किरदार था जिसे देखकर उनके दिल में सिहरन दौड़ जाती थी। क्रोमवेल ने शुरू से ही उसे पूरी तरह दबा दिया था और ऐसा लगता था कि उसमें वापस लड़ने की काबिलियत नहीं थी। आखिर में उसे एक के बाद एक दर्जनों विंड ब्लेड भी मिले। हालांकि ये विंड ब्लेड जानलेवा नहीं थे, लेकिन ये बेरहम टॉर्चर आम लोगों के लिए बर्दाश्त के बाहर था। ऐसी खराब स्थिति में भी युवा जादूगर अडिग रहा और तब तक टिका रहा जब तक क्रोमवेल ने क्लाउड स्टॉर्म नहीं छोड़ दिया। इस लगभग बिगड़ी हुई सहनशीलता ने नेताओं की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। इस समय तक उनमें से कुछ को अचानक एहसास नहीं हुआ था कि गिल्ड ऑफ मैजिक के पास कितना भयानक मॉन्स्टर है। ये सचमुच एक राक्षस था। वह सिर्फ 20 साल का था, लेकिन पहले से ही एक मैजिक शूटर के लेवल का था। फार्मेसी में उसकी काबिलियत का तो कहना ही क्या, लेकिन फोर्स के लीडर्स के लिए ये सबसे बुरा नहीं था। जिस बात ने उन्हें सच में कांपने पर मजबूर कर दिया वह थी युवा मैजिक शूटर की सहनशक्ति, जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। इस तरह का दुश्मन बेशक सबसे डरावना था। वह अंधेरे में छिपे एक जहरीले सांप की तरह था जो पल भर के मौके का सबसे इंतजार कर रहा था। एक बार जब आप अपनी कमियां बता देते तो आपका इंतजार एक जानलेवा वार करता, ठीक क्रोमवेल की तरह जो अभी क्लाउड स्टॉर्म में घिरा हुआ था। ताकत के मामले में वह पूरी तरह से बेहतर था। जब दोनों तरफ के बीच का अंतर 2 लेवल से ज्यादा हो गया तो मेज के बीच की लड़ाई अब लेवल की लड़ाई नहीं रही। लेकिन युवा मेज फेलिक ने अपनी सहनशक्ति से क्रोमवेल पर, जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, आखिरी मिनट में एक जोरदार वार किया। स्टैंड में मौजूद दर्जन भर सेनाओं के लीडर सभी चालाक लोग थे। उनमें से कोई भी ऐसे डरावने इंसान को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उनमें से यसेरा और रूबेन मन ही मन शुक्रगुजार थे कि वे जल्दी ही गिल्ड ऑफ मैजिक की तरफ मुड़ गए थे। क्लाउड स्टॉर्म की ताकत के आगे क्रोमवेल भी, जो आर्कमेज के लेवल के करीब था, चोट लगने से बच नहीं सका। एलिमेंटल शील्ड ने उसे ज्यादातर डैमेज झेलने में मदद की और सोल ब्रांडिंग रोब के मैजिक रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट ने आखिरकार उसे खतरे से बचाया। फिर भी क्रोमवेल की चोटें लिनली से कम गंभीर नहीं थी, जिसके शरीर पर दर्जनों विंड ब्लेड लगे थे। क्लाउड स्टॉर्म के क्रोमवेल पर जोर से हमला करने के बाद लिनली लड़खड़ाते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। हवा के ब्लेड से हुए घावों से खून टपक रहा था और उन्होंने डेलाइट स्क्वायर को लाल रंग में रंग दिया था। उसके घायल घुटने अभी भी कमजोर थे, लेकिन विंटर स्टाफ के सहारे लिनली मजबूती से खड़ा हो गया। पहले जो एक तरफा लड़ाई चल रही थी वह लगभग एक झटके में पलट गई। लिनली को धीरे धीरे खड़ा देखकर डेलाइट स्क्वायर में सभी को विश्वास हो गया कि जीत आखिरकार गिल्ड ऑफ मैजिक की होगी। 2 व्यक्तियों, ओल्ड मलिन और क्रोमवेल को छोड़कर। हालांकि यह मुकाबला उनके कंट्रोल से बाहर हो गया था, लेकिन मलिन फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार एथर स्टाफ अभी भी वही था। स्टाफ के साथ क्रोमवेल लेवल 19 तक जाने वाले स्पेल से मुकाबला जीत सकता था। बूढ़े मलिन ने शांति से चौक के बीच की ओर देखा, और जब क्रोमवेल जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब भी उनके चेहरे पर विजेता की मुस्कान थी। अपने ही क्लाउड स्टॉर्म से बुरी तरह हारे हुए क्रोमवेल ने हमेशा खुद को लड़ाई का विजेता समझा था, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी एथर स्टाफ था। माना के एक निशान के एक्टिवेशन से एथर स्टाफ पर लेवल 18 का जादुई क्रिस्टल एक चमकदार रोशनी छोड़ने लगा। डेलाइट स्क्वायर में बहुत सारे जादुई एलिमेंट्स उमड़ पड़े और सबके दिलों में एक अनोखा डर भर गया। चाहे वह आर्कमेज गैरियन हो या कैस्टेलन मैंशन का चीफ मेज एंड्रू, उन सभी ने एथर स्टाफ से एक खतरनाक जादुई लहर महसूस की। ये ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। वह ओल्ड मलिन और गैरियन से भी ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने जो देखा वह ग्रिम बर्नसाइड के लेवल के भी करीब था। गैरियन का दिल अभी अभी नीचे झुका था और एक पल में वह फिर से लटक गया। ये ताकत डरावनी थी। अपनी ताकत के बावजूद वह इसके नीचे कांपने से खुद को रोक नहीं सका। घायल फेलिक की तो बात ही छोड़िए। जादू की जबरदस्त ताकत में डूबे हुए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जहां लिनली गिरा था वहां एक खाली कांच की बोतल पड़ी थी। क्रोमवेल के ऊंचे स्वर में पाठ के बीच लिनली बिना किसी एलिमेंटल शील्ड या माना रिट्रैक्शन के लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। सिर्फ एक विंटर स्टाफ के सहारे वह कदम दर कदम क्रोमवेल की ओर बढ़ा। क्या वह पागल है? हर कोई हैरान था, किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है। और फिर सबने देखा, उसने अपनी जेब से एक गहरे रंग की मेटल की रॉड निकाली और उसे एथर स्टाफ की नोक पर हल्के से थपथपाया। सोने की रॉड पर 13 मैजिक नोड्स एक्टिवेट हो गए, क्योंकि जादू का सोर्स छड़ी के सिरे से काम करने लगा।
शुद्ध रूबी से तेज रोशनी निकल रही थी और गहरी चांदी से कोट की हुई सोने की रॉड इतनी तेज थी कि एथर स्टाफ की नोक पर मौजूद जादुई क्रिस्टल एक झटके में सबसे शुद्ध जादुई एसेंस में वापस आ गया। लेवल 18 का जादुई क्रिस्टल जो अभी अभी अपनी डरावनी ताकत दिखा रहा था, सोने की रॉड के छूने से रुक गया। उसके आसपास के बड़े जादुई एलिमेंट तुरंत शांत हो गए। जिस प्रेशर ने सबको चौंका दिया था, वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। क्रॉमवेल जो जोर से अपना जादू पढ़ रहा था, ऐसा लगा जैसे उसका गला घोंट दिया गया हो। चैप्टर 84 शोक अनुवादक नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल नोबेली सुनहरी छड़ी के ऊपर से रोशनी की एक किरण लटक रही थी। लिनली क्रॉमवेल के चेहरे पर निराशा और हताशा के भाव साफ देख सकता था। ये नामुमकिन है। जीत हाथ लगने से लेकर पूरी तरह निराशा तक, ये बदलाव स्वर्ग से नर्क में गिरने जैसा था। क्रॉमवेल अपने सामने की सच्चाई को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेवल 19 के जादू से मिला माना का असर क्रॉमवेल के लिए अंत जैसा था। लगभग फेल होने के समय उसका माना पूरी तरह से बिखर गया था। ओवरस्टेपिंग जादू उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा था और इसलिए माना के असर के नतीजे जाहिर तौर पर उसकी बर्दाश्त की ताकत से कहीं ज्यादा थे। क्रॉमवेल वहीं हैरान खड़ा था, लेकिन उस पर जरा भी जादुई असर नहीं हुआ। इस समय वो पूरी तरह से बेकार हो गया था। ये सच नहीं हो सकता। क्रॉमवेल ने बेचैनी से मंत्र पढ़े, लेकिन मन में जरा भी जोश नहीं आया। उसके दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा निराशा उठी और उसकी भारी आवाज में सिसकियों का भी हल्का सा एहसास था। स्टैंड पर सन्नाटा छा गया था। उनके सामने जो हो रहा था वह किसी की भी कल्पना से परे था। पिछला जादू डरावना था, ये लगभग दिव्य था। माना सर्च के बाद ही डिलाइट स्क्वायर में एलिमेंटल तूफान आ गया था। माना की भयानक शक्ति से हर कोई कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। क्रॉमवेल के ऊंचे सुर में गाए गए पाठों के बीच सबके मन में कयामत की तस्वीर उभरी। हिंसक जादुई चीजों के उभार ने तुरंत युवा जादूगर को तोड़ दिया और फिर डिलाइट स्क्वायर पर तबाही मचाते हुए आसमान और धरती को चीरते हुए जारोसस सिटी में एक गहरा निशान छोड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो और हर कोई अपनी सीटों पर बैठा हैरान होकर क्रॉमवेल को अपना मंत्र पढ़ते हुए देख रहा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। ये बस एक हल्का सा स्पर्श था और पूरी दुनिया साफ हो गई। ये दृश्य देखकर लगभग सभी का दिमाग खाली हो गया। क्रॉमवेल के जादू ने उन्हें डरा दिया था, लेकिन लिनली के उस हल्के स्पर्श ने उन्हें पूरी तरह से बहुत ज्यादा डर में डुबो दिया था। किसी को नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया या इससे भी ज्यादा इसके पीछे का राज क्या है, लेकिन इस हल्के स्पर्श के नतीजे उन्हें साफ दिख रहे थे। इसने लगभग दिव्य जादू को खत्म कर दिया और एक ताकतवर आदमी को, जिसकी ताकत एक आर्कमेज के बहुत करीब थी, उसी समय इनवैलिड बना दिया। जिस पल क्रॉमवेल का जादू टूटा, सबके दिलों में एक ठंडक सी उठ रही थी। यह उनके दिलों की गहराई से डर का एहसास था। उनके दिलों में इस युवा मैजिक शूटर से रिप्रेजेंट किया गया मैजिक गिल्ड भी एक ऐसे मॉन्स्टर से, जिसका वे मुकाबला नहीं कर सकते थे, एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल गया था जिसे कॉमन सेंस से नहीं मापा जा सकता था। उनके हिसाब से आज का गिल्ड ऑफ मैजिक आग उगलने वाले ड्रैगन से भी ज्यादा डरावना था। ड्रैगन कम से कम लोगों को ड्रैगन स्लेयर बनने के लिए इंस्पायर तो करता, लेकिन जब गिल्ड ऑफ मैजिक जैसे मॉन्स्टर का सामना होता तो सपने देखने का भी कोई मौका नहीं मिलता था। क्रॉमवेल का मैजिक स्पेल कितना डरावना था, फिर भी वह लगभग एक पल में टूट गया। ऐसी पावर मॉन्स्टर की कैसे नहीं थी? चाहे वह 10 जादूगर परिवार हो या 6 अंडरग्राउंड ताकतें, ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? एरॉन मेटिस को पछतावा हो रहा था और वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। वह जीने से थक गया होगा, गैरियन को गाली देने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि वे शब्द बंद दरवाजों के पीछे कहे गए थे, लेकिन गिल्ड ऑफ मैजिक जैसे राक्षस को कॉमन सेंस से नहीं आंका जा सकता था। कौन जानता था कि वे शब्द गैरियन के कानों तक पहुंचेंगे या नहीं? लेकिन किस्मत से गैरियन के पास अभी उसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। गैरियन अब व्यस्त था, वह ओल्ड मलिन को अपमानित करने में व्यस्त था। गैरियन जोर से हंसा, येसेरा की पीठ थपथपाते हुए, और बूढ़े मलिन को शैतानी नजर से देखा। येसेरा, मैं अभी गलत नहीं था, है ना? क्रॉमवेल जैसा बीमार तो कामोत्तेजक दवा देने पर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। फेलिक को उसे पीटने में 1 मिनट भी नहीं लगा। बीमार तो बीमार ही होता है, कामोत्तेजक दवा के साथ भी बेकार। हाँ, निष्पक्ष और सज्जन युवा कुलपति गैरियन के अश्लील रूपक से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन जवाब में उन्हें अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसीलिए येसेरा, कभी कभी हेरेडिटी बहुत जरूरी होती है। एक बेकार पिता नेचुरली एक बेकार बेटे को जन्म देगा, लेकिन तुम एक अच्छी बच्ची हो और तुम्हारा बेटा नीचे वाले बेकार लड़के से जरूर ज्यादा मजबूत होगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ लड़कियों से मिलवाऊं? ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गैरियन, हद पार मत करो। गैरियन के इस खुलेआम मुक्सावे के सामने गुस्से में ओल्ड मलिन अब शांत नहीं बैठ सका और अचानक खड़ा हो गया। भाड़ में जाओ मैथ्यू, मैं येसेरा से बात कर रहा हूँ, बेवकूफ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? गैरियन ने ओल्ड मलिन को ताना मारते हुए देखा। मुझे ये बताना बंद करो कि मेरे सामने क्या करना है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मेरे पास आओ, मैं भी तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ। तुम क्या? गैरियन ने गुस्से से कहा। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो चुप हो जाओ। बेवकूफ, तुम्हारा बेटा कामोत्तेजक लेता है और तुम भी कामोत्तेजक लेते हो। आखिर में बुढ़ापे में तुम नामर्द हो गए हो, मुझसे लड़ने की भी हिम्मत नहीं है। मैथ्यू, मेरा तुम्हें ये बताने का मतलब नहीं था, लेकिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी बेकार में जी है। गैरियन की बात सुनकर कैस्टेलियन आइजैक ने समझदारी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कई अमीर बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी अनजाने में इस डर से एक तरफ झुक गए कि कहीं उन पर खून न गिर जाए। यहाँ तक कि कुछ लीडर्स जिनके मलिन फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने भी इस सिचुएशन पर तुरंत ध्यान नहीं दिया। इस बुरे पल में ओल्ड मलिन के लिए बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। जारोसस सिटी में कौन नहीं जानता था कि एक बार गैरियन अपना मुंह खोलेगा तो उसके कहे शब्द और भी बुरे होते जाएंगे। अब जब गिल्ड ऑफ मैजिक पूरी तरह से हावी हो गया था तो सभी लीडर्स के लिए उसकी चापलूसी करने में बहुत देर हो चुकी थी। अब किसके पास इतनी फुर्सत थी कि वह पुरानी दोस्ती को संभाल कर रखे? और यह बात सरुमन परिवार और मैनेज परिवार के लिए तो जाहिर सी बात है, ये वो ताकतें थी जो बहुत पहले गिल्ड ऑफ मैजिक की तरफ झुक गई थी।
हालांकि वे अभी तक ओल्ड मलिन पर खुलकर हमला करने की हद तक नहीं गिरे थे, लेकिन ये साफ था कि वे अंधेरे में खुश हो रहे थे। ओल्ड मलिन पर जो नजरें डाली गईं, वे अच्छे इरादों से नहीं थी। चैप्टर 85 विजेता अनुवादक नोबेली हिंदी ऑडियो नोबेल। नोबेली, तुमने अभी जो सवाल पूछे हैं मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। लिनली के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की तेज चमक एमरल्ड टावर की सीढ़ियों जैसी थी। क्रॉमवेल को कोई शक नहीं था कि दूसरा आदमी हाथ उठाकर खुद को मार डालेगा। सबसे पहले, मैं सच में एक फार्मासिस्ट हूँ। जहां तक मेरे पोषण की बात है। लिनली ने उस जगह की ओर देखा जहां वह गिरा था। एक खाली कांच की बोतल चुपचाप पड़ी थी। कुछ समय पहले ही उसमें ऋषियों का अमृत भरा गया था। अब तक वह अपने फैसले से खुश था। यह अच्छी बात थी कि उसने मुकाबले से पहले ऋषियों के अमृत की एक बोतल तैयार कर रखी थी। जब एथर स्टाफ ने बहुत ज्यादा जादुई एनर्जी छोड़ी तो लिनली ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपनी जेब से ऋषियों का अमृत निकाला और सीधे पी लिया। काले कमल की पंखुड़ी बहुत कीमती थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी कीमती क्यों न हो, वह कभी भी उसकी अपनी जान से ज्यादा जरूरी नहीं होगी। जैसे ही उसने ऋषियों का अमृत पिया, लिनली को पूरी तरह समझ आ गया कि अगले 10 सेकंड में क्या होने वाला है। यह एक गहरी समझ थी। उसे न सिर्फ ये पता था कि क्रॉमवेल लेवल 19 का जादू छोड़ने वाला है, बल्कि उसे ये भी पता था कि जादू की शक्ति लेवल 18 के जादुई क्रिस्टल से आती है। उसे ये भी पता था कि पढ़ने में 10 सेकंड लगेंगे। फिर सब कुछ बहुत आसान हो गया। असल में लिनली ने उन 10 सेकंड में सिर्फ 2 काम किए थे। पहला था चलकर जाना, दूसरा था लेवल 18 मैजिकल क्रिस्टल पर सोने की रॉड को टैप करना। गहरी चांदी से कोट की हुई सोने की रॉड ने लेवल 18 के जादुई क्रिस्टल को लगभग एक पल में जादू के सबसे शुद्ध सार में पूरी तरह से वापस ला दिया। माना के बड़े सोर्स के बिना क्रॉमवेल के लेवल 14 मैजिक शूटर की ताकत के साथ एक लगभग मशहूर जादू को बनाए रखना कैसे मुमकिन हो सकता है। जादू के भयानक असर से क्रॉमवेल का मन लगभग एक साथ खत्म हो गया और वह पूरी तरह से एक बेकार आदमी बन गया। दर्शकों की नजर से ये लगभग दिव्य दृश्य असल में इतना सरल था। दवा की एक बोतल और एक सोने की छड़ ने क्रॉमवेल को पूरी तरह से बीमार बना दिया था। ठीक है मेज क्रॉमवेल, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब मेरे सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। लिनली क्रॉमवेल की आंखों में घूरती रही। मिस्टर मैकग्रेन और एना, वे अब कहाँ हैं? जैसे ही क्रॉमवेल की नजर लिनली की आंखों पर पड़ी, वह अनजाने में पीछे हट गया। अपने जादू की सुरक्षा खो देने के बाद वह एक बेचारे कीड़े से भी बदतर हो गया था। उसका चेहरा फीका था और उसकी आंखें उस समय सिकुड़ रही थी। उसकी बहादुरी वाली भावना कहाँ चली गई थी? वह लेवल 14 मैजिक शूटर जैसा कैसे दिख रहा था? तुम्हारा समय खत्म हो रहा है मेज क्रॉमवेल। क्रॉमवेल की चुप्पी से लिनली का माथा चढ़ गया। उसे जबरदस्ती कबूल करवाना पसंद नहीं था। उन्हें मलिन परिवार के तहखाने में होना चाहिए। क्रॉमवेल को अपनी लार निगलने में मुश्किल हो रही थी। जब वह बोलता था तो उसे अपनी आवाज बहुत ज्यादा सूखी लगती थी। ओह धन्यवाद। लिनली के चेहरे पर अब भी वही प्यारी और विनम्र मुस्कान थी, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मौसम के बारे में बात कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से एक बर्फ का टुकड़ा छूटा और वहीं क्रॉमवेल के सीने में जा लगा। लिनली क्रॉमवेल नहीं था। उसे दूसरे पक्ष को बेइज्जत करने की जरूरत नहीं थी और न ही अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की। इस बात में कि क्या हरा हुआ क्रॉमवेल दया की भीख मांगेगा, लिनली को इसमें और भी कम दिलचस्पी थी। उसके लिए ये सिर्फ एक मुकाबला था और इस मुकाबले का लक्ष्य विरोधी को मारना था। अगर वह मैकग्रेन और उसकी बेटी का पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो उसे क्रॉमवेल से बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। मौत से पहले कोई तीखी चीखें नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, बस एक प्लॉप हुआ और क्रॉमवेल अकड़कर नीचे गिर पड़ा। तभी उसे समझ आया कि तुम्हारा समय खत्म हो रहा है कहावत का क्या मतलब है। जैसे ही क्रॉमवेल गिरा, बूढ़े मलिन ने दुख में अपनी आंखें बंद कर लीं। स्टैंड पर बैठे सैकड़ों दर्शकों को एक ही समय में अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। फेलिक नाम का ये जवान मैजिक शूटर बहुत डरावना था। वह मुश्किल में भी टिक सकता था और फायदे में भी शांत रह सकता था। एक बार जब उसका हालात पर पूरा कंट्रोल हो जाता तो वह अपने दुश्मन को जरा भी मौका नहीं देता था। क्रॉमवेल को मारने वाला आइसिकल साफ सुथरा, तेज और असरदार था। अगर हो सके तो वे कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहेंगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जोरदार तालियां बजी। ओल्ड मलिन को छोड़कर बाकी सभी अपनी सीटों से उठे और इस मुकाबले के विजेता को दिल से तालियां दी। बहुत बढ़िया। गैरियन और भी ज्यादा उत्साहित था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वह अपनी सीट पर ऊंचा खड़ा था, उछल रहा था और चिल्ला रहा था। उसका मोटा चेहरा खुशी से भरी मुस्कान से भरा था, जैसे उसने खुद ही मुकाबला जीत लिया हो। बधाई हो प्रेसिडेंट गैरियन। यसेरा के चेहरे पर खुशी की एक झलक थी। वह मुड़ा और गैरियन से हाथ मिलाया और फिर लिनली की खुशी में ताली बजाई। बधाई हो। रूबेन हमेशा से कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी उत्साह की झलक थी। हा, हमें बधाई। दोनों आदमियों की धीमी आवाज के मुकाबले गैरियन की हंसी इतनी घमंडी थी कि लगभग आधे स्क्वायर में बैठे लोग उसकी घंटी जैसी आवाज सुन सकते थे। गैरियन की हमें बधाई सुनकर दोनों पैट्रियार्क के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। इसका मतलब था कि गैरियन ने उन्हें गिल्ड के साथी के तौर पर मान लिया था। इस मुकाबले के बाद गिल्ड ऑफ मैजिक का जारोसिस पर दबदबा रोके नहीं जा सकेगा। भविष्य में ये मुकाबला इस बात का नहीं होगा कि कौन सी ताकतें ज्यादा मजबूत हैं, बल्कि ये होगा कि गिल्ड ऑफ मैजिक के साथ किसका रिश्ता ज्यादा करीबी है। और जो 2 बड़े जादूगर परिवार सबसे पहले गिल्ड ऑफ मैजिक में शामिल हुए, उन्हें इस तुलना में जरूर पूरा फायदा होगा। जोरदार तालियों के बीच कैस्टेलिन आइजैक की आवाज सभी कानों को साफ सुनाई दे रही थी। अब इस द्वंद्वयुद्ध के पर्यवेक्षक के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि इस द्वंद्वयुद्ध का विजेता है फेलिक, गिल्ड ऑफ मैजिक से। आइजैक की आवाज ने डेलाइट स्क्वायर के माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया। अमीर बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और सेना के लीडर सभी ने एक ही समय में जीतने वाले का नाम लेकर मुकाबले के विजेता को सलाम किया। विजेता फेलिक। जेरोसस एक ऐसा शहर था जो ताकतवर लोगों को सपोर्ट करता था। इस समय ओल्ड मलिन को छोड़कर बाकी सभी ने कोर्ट के बाहर की सभी बातों और एक दूसरे के साथ अपने झगड़ों को एक तरफ रख दिया था।
डेलाइट स्क्वायर में सिर्फ एक मेन स्टार और एक आवाज होनी चाहिए थी, और वह थी गिल्ड ऑफ मैजिक की फेलिक। चैप्टर 86 एक मुलाकात। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। नोबेल ही चौक में तालियां काफी देर तक बजती रहीं, जब तक कि लिनली मुस्कुराते हुए स्टैंड तक नहीं पहुंच गए। जब लिनली स्टैंड पर आया तो चौक अचानक शांत हो गया और सबने अपने आप उसके लिए जगह बना ली। हर तरह की भावनाओं से भरी आंखें, जिज्ञासा, जलन, तारीफ और हैरानी उस युवा जादूगर के चेहरे पर पड़ गईं। कोई भी इस युवा मैजिक शूटर का बैकग्राउंड नहीं जानता था, जो एक कॉमेट की तरह दिखाई दिया था। कोई नहीं जानता था कि वह और क्या कर सकता है। वे केवल एक ही बात जानते थे, इस द्वंद्व के बाद ये युवा मैजिक शूटर जारोसस का सबसे चमकीला सितारा होगा। लिनली अलग अलग नजरों से घिरे हुए स्टैंड की तरफ बढ़े। उन्होंने पहले मुस्कुराते हुए ऑडियंस का स्वागत किया, फिर सीधे भीड़ में गए और गैरियन को देखा, जो कूद रहा था और चिल्ला रहा था, गिल्ड से कुछ मैजिक शूटर्स को बुलाओ जो मेरे साथ मलिन फैमिली के पास चले। मुझे 2 लोगों को ढूंढना है। जब लिनली ने अपनी बात पूरी की तो उसने अचानक देखा कि जिस जगह पर ओल्ड मलिन बैठा था वह पहले से ही खाली थी। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, ओल्ड मलिन कहाँ है? अरे! गैरियन ने मुड़कर देखा और पाया कि उसका पुराना दुश्मन मैथ्यू अनजाने में चला गया था। लेकिन अब जब नतीजा पक्का था तो गैरियन को ओल्ड मलिन की कोई परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर वह एक आर्कमेज था? गैरियन अवेकनिंग पोशन की एक बोतल पी सकता था और दूसरी फेंक सकता था और फिर भी उसे थकाकर मार सकता था। बूढ़ा आदमी अश्लीलता से मुस्कुराया। अपने बेटे की मौत देखकर वह जरूर रोने के लिए छिप गया होगा। ओह ठीक है, आप मलिन परिवार में किसे ढूंढ रहे हैं? मेरे 2 दोस्त हैं जिन्हें क्रॉमवेल ने बंदी बना लिया है। ब्लडी हेल, उस छोटे कमीने क्रॉमवेल में हिम्मत है जो मरने वाला था, फिर भी उसने माहौल खराब कर दिया। आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं उस बेवकूफ मैथ्यू को रोते हुए देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचूंगा। हाँ, आप अनुभवी हैं। लड़ाई खत्म हुए 2 घंटे से भी कम समय हुआ था। सेना के लीडर जो अभी अभी घर लौटे थे, उन्हें लगभग उसी समय एक मैसेज मिला, गैरियन फिर से टहलने के लिए निकला है। गैरियन, जो बहुत खुश था, भीड़ से आगे चल रहा था। वह अपने मोटे शरीर के साथ ऐसे अकड़कर चल रहा था जैसे उसे डर हो कि दूसरे लोग उसका घमंडी स्वभाव न देख ले। उसके बगल में डेलाइट स्क्वायर में हुए मुकाबले का विजेता चल रहा था, जिसने अभी अभी लेवल 14 मैजिक शूटर फेलिक को हराया था। लेकिन युवा जादूगर के चेहरे पर लगातार एक बेबस मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह गैरियन से दूर रहना चाहता था। और इन 2 लोगों के पीछे मैजिक शूटर्स का एक ग्रुप था जो भेड़ियों के झुंड की तरह खूंखार दिख रहा था। पिछले 10 दिनों में ये भेड़िए जैसे मैजिक शूटर्स ही थे जिन्होंने सबको साफ साफ और आसानी से दिखाया था कि डाकू कैसा होता है। जैसे ही लोगों का ये ग्रुप एमरल्ड टॉवर से बाहर आया, जारोसस सिटी में हर कोई चौकन्ना हो गया। आधे घंटे बाद सेना के नेताओं ने आखिरकार आराम किया, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि मैजिक गिल्ड के लोग मलिन फैमिली के पास आ गए हैं। इस समय वे वास्तव में हुर्रे चिल्लाना चाहते थे। मलिन परिवार जारोसस शहर के उत्तर में रहता था। हालांकि वे मैंस परिवार जितने अमीर नहीं थे, लेकिन सदियों से उन्होंने जो दौलत जमा की थी वह भी बहुत ज्यादा थी। अगली कुछ सड़कें खरीदना उनके लिए तो बस एक बूंद थी। सदियों से इस इलाके को मलिन परिवार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, जैसे कि यह अपने आप में एक छोटा सा राज्य हो। जैसे ही गिल्ड ऑफ मैजिक की भीड़ पास आए, मलिन परिवार तक खबर पहुंच गई। 5 मिनट से भी कम समय में गैरियन ने इवान मलिन को अपने साथ एक दर्जन जादूगरों के साथ आते देखा। जेरोसस के अस्त व्यस्त शहर में बिना इजाजत के किसी दूसरी पार्टी के असर वाले इलाके में घुसना लगभग आमने सामने ताना मारने जैसा था। इसके अलावा गैरियन कुछ दर्जन मैजिक शूटर्स के साथ खुलेआम दरवाजा खटखटाने आया। यह मलिन परिवार के चेहरे पर पैर रखकर उन पर थूकने जैसा था। इवान के चेहरे पर गुस्सा था। वह गैरियन से पूछना चाहता था कि इतने सारे लोगों के साथ मलिन परिवार के प्रभाव क्षेत्र में घुसने का उसका क्या मतलब है। बदकिस्मती से गैरियन ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसने देखा कि इवान ही दूर से आया था। वह बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी परेशानी हुई हो। क्या मलिन परिवार में कोई तमीज है जो तुम्हें, एक बेवकूफ को, हमसे मिलने आने दिया? मैथ्यू कहाँ है? गैरियन, तुम्हारा क्या मतलब है? मलिन फैमिली खुद मजबूत थी और एक आर्कमेज का सपोर्ट भी था। ऐसे माहौल में 40 साल रहने के बाद इवान को पहले कभी इस तरह बेइज्जत नहीं किया गया था। गैरियन के नफरत भरे शब्दों ने उसी समय उसके फेफड़े लगभग फाड़ दिए। सिर्फ इवान ही नहीं था जिसके फेफड़े लगभग उड़ गए थे, बल्कि वो दर्जन भर जादूगर भी थे जिन्हें वो अपने साथ लाया था। ये लोग मलिन फैमिली के एलीट थे और उनमें से सबसे बुरे लोग मैजिक शूटर की ताकत के करीब थे। वे बेइज्जती कैसे सह सकते थे? हालांकि इवान के ऑर्डर के बिना उनमें कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने पहले ही अपने डंडों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। दूर भागो, तुम अभी मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। मैथ्यू को बाहर निकालो। इवान के कुछ बोलने से पहले ही एक जादूगर इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो लगभग गैरियन की नाक की ओर इशारा करते हुए बोला, गैरियन, मलिन फैमिली ऐसी जगह नहीं है जहां तुम पागल हो जाओ अपने गिल्ड ऑफ पोम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे एक जलते हुए आग के गोले ने रोक दिया, जिसकी लंबी जलती हुई पूंछ उसके पीछे थी। वह एक लेवल 10 का जादूगर एक आर्कमेज की ताकत का सामना कैसे कर सकता था? लगभग एक पल में वह बदकिस्मत जादूगर जलते हुए आग के गोले के नीचे राख में बदल गया। सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। इवान के चेहरे पर हैरानी थी। वह जानता था कि गिल्ड ऑफ मैजिक इस समय दोपहर का सूरज था और गैरियन हमेशा से घमंडी रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मोटा बूढ़ा आदमी इतना बेलगाम और इस हद तक जालिम होगा। वह मलिन फैमिली के असर में था और जब मन करता किसी को मार देता था। मलिन फैमिली की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। आग का गोला इवान के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी की तरह गिर रहा था। उसे आखिरकार याद आ गया कि आज कौन सा दिन था। युवा फार्मासिस्ट वहां सही सलामत खड़ा था। इसका मतलब था क्रॉमवेल। इवान के चेहरे पर अचानक भाव जम गए। चैप्टर 87 रिलीज। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। नोबेल ही, कुत्ता भी मुझ पर भौंकने की हिम्मत करता है। गैरियन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इवान क्या सोच रहा था। उसने बस जमीन पर राख को देखा और गुस्से में गाली दी।
एक पल के लिए इवान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुस्से वाले मैजिक गिल्ड के सामने क्या करे, और वह बस सड़क पर हैरान खड़ा रहा और गैरियन को अपने एक आदमी को मारते हुए देखता रहा। बेवकूफ, अपने कुत्तों को लेकर एक तरफ भाग जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। गैरियन ने इवान को नफरत भरी आंखों से देखा। मलिन फैमिली के 3 भाइयों में से जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह उसके सामने वाला था। उसके पास न तो कोई हुनर था और न ही कोई चाल। जब उसने गिल्ड के कुछ गद्दारों को रिश्वत देने की कोशिश की तो उसका पीछा भी किया गया। वह बिल्कुल क्रॉमवेल जैसा था, वह बेकार आवारा। कभी कभी गैरियन को यह भी शक होता था कि कहीं यह आदमी क्रॉमवेल का पिता तो नहीं है। गैरियन ने दर्जन भर जादूगरों के हाव भाव की परवाह किए बिना जितनी जोर से हो सका गाली दी। उसने इवान को अपने बड़े हुए हाथ से सड़क पर धकेल दिया और उसे एक नजर भी नहीं देखा। वह भिड़िए जैसे मैजिक शूटर्स के ग्रुप को सड़क के उस पार ले गया और मलिन फैमिली के शानदार घर में घुस गया। पिछले कुछ दशकों में मलिन परिवार ही जारोसस में एकमात्र प्रभावशाली ताकत था। इवान को ऐसी बेइज्जती कब झेलनी पड़ी थी। गैरियन का जोरदार धक्का उसके चेहरे पर तमाचे जैसा था। इवान का मूड बेइज्जती से गुस्से में बदल गया और उसने अपनी लाठी को हाथ में कसकर पकड़ लिया। और तभी उसने एक बहरा कर देने वाला धमाका सुना। तेज शोर के बीच इवान की पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गैरियन, उस बूढ़े कमीने ने मलिन परिवार का दरवाजा आग के गोले से उड़ा दिया था। यह दरवाजा मुझे बहुत समय से आंखों में गड़ने वाला लग रहा था। चिंगारियों के बीच गैरियन की हंसी पूरी तरह बेलगाम थी और उसका मोटा चेहरा संतोष से भर गया था। ये लापरवाह सीन देखकर मैजिक शूटर्स का ग्रुप, जिन्हें डाकू बताया जा रहा था, अचानक फूट फूट कर रोने लगा। यह असली डाकू था। प्रेसिडेंट के बहादुरी भरे कामों के मुकाबले जब उन्होंने 2 मर्चेंट शिप पर बमबारी की और दर्जन भर कसिनो जला दिए, तो वह क्या था। प्रेसिडेंट ने मलिन फैमिली की 100 साल की इज्जत को आग के गोले से उड़ा दिया था। मलिन परिवार के पुरुष पूरी तरह से हैरान थे। गैरियन, तुम असल में क्या चाहते हो? इवान की आवाज इतनी भारी थी कि वह भी हैरान रह गया। सैकड़ों साल के इतिहास वाले परिवार के लिए शायद इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती थी। आग के गोले से दरवाजा उड़ जाने का सीन देखकर वह गुस्से से कांप उठा। मुझे क्या चाहिए? कांपते हुए इवान को देखकर गैरियन की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई। तुमने मुझसे पूछने की हिम्मत की कि मुझे क्या चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि क्रॉमवेल ने क्या किया है? क्रॉमवेल ने असल में क्या किया? इवान पूरी तरह से पागल हो गया था। क्रॉमवेल ने मेज फेलिक के 2 दोस्तों को किडनैप कर लिया था। मुझे मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता। जैसे ही गैरियन इवान को घूर रहा था, उसका गुस्सा उसके चेहरे पर पूरी तरह से दिख रहा था। मेज फेलिक के दोस्त गिल्ड ऑफ मैजिक के दोस्त हैं। अरे यार, मलिन फैमिली सच में हिम्मती हो गई है, गिल्ड ऑफ मैजिक के दोस्तों को किडनैप कर रही है। मैं आज उन्हें लेने आया हूँ। इवान का चेहरा और भी भद्दा होता गया। आखिर में उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। वह जानता था कि गैरियन झूठ नहीं बोल रहा था। सच में एक एडवेंचरर था जिसे आज कालकोठरी में भेजा गया था। मलिन परिवार में इवान के रुतबे को देखते हुए जाहिर है कि उसे किसी एडवेंचरर की जिंदगी और मौत की परवाह नहीं होगी, इसलिए उसने बस एक नजर डाली और भूल गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इसके नतीजे कितने गंभीर थे जब गैरियन ने यह साफ कर दिया। उसे कभी यह ख्याल नहीं आया कि एक निराश एडवेंचरर फेलिक का दोस्त बन जाएगा। फेलिक कैसा कैरेक्टर था? वह ऐसा था जिसे गैरियन भी मजाक में उड़ाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके दोस्तों के साथ कुछ हो गया था। गिल्ड ऑफ मैजिक में कौन मदद करने की पूरी कोशिश नहीं करेगा? गिल्ड ऑफ मैजिक के मौजूदा असर के साथ अगर हालात गंभीर हो गए तो मलिन फैमिली, जिसे अंदर और बाहर दोनों तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसका सामना कैसे कर सकती थी? क्रॉमवेल, इस बार तुम मलिन परिवार के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आए थे। इवान जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा डरता। उसका इतना दम घुट गया था कि उसके चेहरे पर खून का एक भी निशान नहीं था। लेकिन क्योंकि मैथ्यू यहाँ नहीं है, इसलिए मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ सकता हूँ। गैरियन ने अपनी बात छोड़ दी और पीले पड़ चुके इवान पर ध्यान नहीं दिया। वह मैजिक शूटर्स के ग्रुप को सीधे हवेली में ले गया। रुको प्रेसिडेंट गैरियन, प्लीज रुको। इवान कैसे खड़ा होकर देख सकता था? अगर उसने गैरियन को इस तरह दखल देने दिया तो भविष्य में मलिन परिवार की क्या इज्जत बचेगी? क्या मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ? प्लीज थोड़ा इंतजार करें, मैं किसी को मैज फेलिक के दोस्तों को रिहा करवा दूंगा। इवान घबरा गया। उसने अब गैरियन पर ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की और नर्म लहजे में बात करने लगा। गैरियन कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर लिनली को सलाह भरी नजर से देखा। भूल जाओ, भविष्य में वैसे भी एक मौका है। लिनली की गैरियन से जान पहचान के कारण उसे कैसे पता नहीं चला कि बूढ़ा आदमी किसी की तलाश में नहीं आया था और मलिन परिवार को बेइज्जत करना चाहता था। लेकिन यह मैग्रेन और उसकी बेटी की सुरक्षा से जुड़ा था और वह मलिन परिवार पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता था। उन्हें छोड़ दो। इस समझाने से गैरियन का लहजा थोड़ा नर्म हो गया। लेकिन इवान, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझमें सब नहीं है। अगर तुम मुझे ज्यादा देर तक इंतजार करने दोगे। मुझे पता है। इवान को गैरियन की सहमति सुनकर राहत मिली, लेकिन उसका दिल कड़वाहट से भर गया। कुछ समय पहले ही मलिन फैमिली ने गिल्ड ऑफ मैजिक के अंदरूनी मामलों में बड़ी हिकड़ी से दखल दिया था। हालांकि हालात बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। सड़क पर फैमिली के मेज को मारने के अलावा उन्होंने मलिन फैमिली का दरवाजा भी आग के गोले से उड़ा दिया था। लेकिन इवान का मूड कैसा भी हो, वह गैरियन की बात को मजाक में नहीं लेना चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि उस बूढ़े आदमी में सच में सब नहीं है। अगर वह इंतजार करते करते चिड़चिड़ा हो गया तो शायद वह मलिन परिवार का घर भी तोड़ देगा। गैरियन को कुछ देर के लिए खुश करने के बाद इवान ने 1 सेकंड भी देर नहीं की। उसने तुरंत कई फैमिली मेज को तहखाने में बुलाया और आज सुबह पकड़े गए एडवेंचरर्स को बाहर निकाला। चैप्टर 88 अंतिम अनुरोध। अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो। नोबेल ही काम का इंतजाम करने के बाद इवान ने सावधानी से भीड़ को हॉल में ले गया। अब वह सच में डर गया था। इंतजार करते हुए इवान हमेशा सावधान रहता था, इस डर से कि कहीं गैरियन, जो एक महामारी है, नाराज न हो जाए। उस बूढ़े आदमी ने आज अपनी ताकत बनाने के लिए किसी को मारने का पक्का इरादा कर लिया था।
इवान लगातार खुद को याद दिला रहा था, उसे कभी कोई बहाना मत दो, उसे कभी कोई बहाना मत दो। इस दबाव में बात करना भी एक तरह का टॉर्चर बन गया था। इवान को बोलने से पहले उसे बार बार सोचना पड़ता था, इस डर से कि अगर उसने कोई गलती की तो वह गैरियन की बुलिंग का शिकार बन जाएगा। लेकिन किस्मत से टॉर्चर का समय ज्यादा लंबा नहीं था। 10 मिनट बाद लिविंग हॉल की ओर जाने वाले गुप्त रास्ते में कदमों की आवाजें आईं। एक दुबला पतला अधेड़ आदमी 2 जादूगरों की मदद से लिविंग हॉल में चलने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े एकदम नए थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी उन्हें बदला हो। उसके चेहरे के जख्मों का इलाज हो चुका था, हालांकि कोड़े मारने के साफ निशान अभी भी दिख रहे थे। कम से कम जख्मों से अब गहरा लाल खून नहीं निकल रहा था। जिस पल अधेड़ उम्र का आदमी लिविंग हॉल में आया, इवान का दिल बैठ गया। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि मलिन फैमिली का डंजन किस तरह की जगह है। अंदर जाने वाले हर 10 जिंदा लोगों में से 9 मरे हुए निकलते थे, और जो अकेला जिंदा होता था वह ज्यादातर बुरी तरह घायल होता था। इवान को भी लगा कि तहखाने में अलग अलग तरह की यातनाएं थोड़ी अजीब थीं। गैरियन के मोटे चेहरे को देखकर इवान सोच भी नहीं सकता था कि अगर यह एडवेंचरर मर जाता तो गैरियन का गुस्सा किस तरह भड़क उठता। लेकिन किस्मत से वह अभी भी जिंदा था। इवान का लटका हुआ दिल आखिरकार अपनी जगह पर आ गया। सब ठीक है, सब ठीक है मिस्टर मैकग्रेन। जैसे ही अधेड़ उम्र का एडवेंचरर हॉल में आया, लिनली उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उसकी हरकतें हल्की और सावधान थी क्योंकि उसे अपने शरीर पर लगे घावों के फटने का डर था। लिनली को हमेशा मैकग्रेन का शुक्रिया अदा करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने उसे सनसेट माउंटेन से बाहर निकाला था। वह ऐसा ही इंसान था। एक बार जब उसे दूसरों का साथ मिल जाता था, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो वह उसे हमेशा अपने दिल में याद रखता था। ठीक वैसे ही जैसे गैरियन और गिल्ड ऑफ मैजिक के मामले में गैरियन ने उसके साथ जो अच्छा व्यवहार किया था और गिल्ड ऑफ मैजिक में सभी से उसे जो सम्मान मिला था, ये वो चीजें थी जो लिनली ने अपनी आंखों से देखी थी और अपने दिल में याद रखी थी। उसने गिल्ड ऑफ मैजिक के लिए खुलेआम और चुपके से बिना मना किए काम किए। लिनली के दिल में मैकग्रेन उसका दोस्त और उसका भला करने वाला था। चाहे वह उसका दोस्त हो या उसका भला करने वाला, लिनली किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देता था। अगर उसे चोट लगी थी तो किसी को तो इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मिस्टर मैकग्रेन, आपको कैसा लग रहा है? लिनली ने उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे। वहां बहुत सारी धारियां थी, जिससे पता चल रहा था कि उसे कोड़े मारे जाने चाहिए थे। ये तुम हो, मेज फैलिक, तुम कैसे आए? मैकग्रेन के मुंह से निकला हर शब्द बहुत मुश्किल से निकल रहा था। उसके शरीर पर हर घाव दर्दनाक था, जैसे किसी जहरीले सांप के काटने पर। मैंने सुना है कि तुम्हें मलिन परिवार ने पकड़ लिया है, लिनली ने धीरे से कहा, और अचानक उसे क्रॉमवेल की बातें याद आ गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वह बिना किसी वजह के चिल्लाया, ओह ठीक है मिस्टर मैकग्रेन, इना कहाँ है? इना बच गई। आखिरकार मैकग्रेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो चोटों और चोटों से भरा था। मैंने उसे भागने में मदद की। ओह तो यह अच्छा है। लिनली ने सिर हिलाया, उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। मेज फैलिक। मैकग्रेन ने फिर संघर्ष किया और बड़ी कठिनाई से लिनली का नाम पुकारा। तुम्हें बहुत चोट लगी है, अभी बात मत करो, मैं किसी से तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। लिनली ने मैकग्रेन के हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया और उसे शांत करने वाले लहजे में समझाया। लेकिन अधेड़ उम्र के एडवेंचरर की आवाज बहुत मजबूत लग रही थी। नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता। मेज फेलिक, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैं ये कर सकता हूँ मैं इसके लिए राजी हूँ। बस मुझे बता दो, लेकिन उससे पहले आपको आराम करने की जरूरत है मिस्टर मैकग्रेन। आपकी चोट सच में गंभीर है। जरूरत नहीं। मैकग्रेन ने गुस्से से सिर हिलाया, लेकिन उसका हौसला थोड़ा सुधर गया और उसका चेहरा थोड़ा चमक उठा। उसने उसे पकड़े हुए 2 मेजेस को धक्का देकर हटा दिया। मेजे फैलिक, मुझे अब और मनाने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकता। क्या? लिनली चौंक गई। इना को भागने देने के लिए मैंने लेवल 10 तक पहुंचने के लिए अपने परिवार के सीक्रेट तरीके का इस्तेमाल किया है। अब मेरा समय लगभग खत्म हो गया है। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे सोचने दो, मैं कुछ सोच लूंगा। एक पल के लिए लिनली पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठा था। उसने अलग अलग दवाइयों के फॉर्मूले याद करने की बहुत कोशिश की, ताकि कोई ऐसी दवा ढूंढ सके जो मैकग्रेन को ठीक कर सके। लेकिन मैकग्रेन पहले ही जिंदगी से कट चुका था और अब उसका इलाज दवाइयों से नहीं किया जा सकता था। लिनली ने कितनी भी कोशिश की, उसे कोई मुमकिन फॉर्मूला नहीं सूझा। मेज फैलिक, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्या आप मुझे इना को ढूंढने का वादा कर सकते हैं? मैकग्रेन की आत्मा बेहतर हो रही थी और उसका चेहरा और भी ज्यादा खिल रहा था। लिनली जानता था कि यह मौत से ठीक पहले की थोड़ी देर की रिकवरी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ। थैंक यू। मैकग्रेन ने अपने कोट में हाथ डाला और कांपते हुए तीर का आधा हिस्सा निकाला। अगर तुम्हें इना मिल जाए तो उसे यह आधा तीर दे देना। उससे कहना कि वह इसे इटर्नल श्राइन में ले आए, अपनी मां को ढूंढने के लिए। अधेड़ उम्र के एडवेंचरर की आवाज धीमी होती गई और थोड़ी देर के आराम से आई लाली भी फीकी पड़ गई। जैसे ही उसने अपना आखिरी शब्द कहा, उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। उसका कभी मजबूत शरीर धीरे से गिरा और उसके हाथ में पकड़ा तीर मोटे कालीन पर गिरा, जमीन को छूते ही हल्के से लुढ़क गया। लिनली ने चुपचाप जमीन से आधा तीर उठाया और उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही उसने उस अधेड़ उम्र के एडवेंचरर की कसकर बंद आंखों को देखा, उसके चेहरे पर एक अनोखी गंभीरता आ गई। निश्चिंत रहो, मैं यह आधा तीर इना को दे दूंगा, और जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। काफी देर बाद लिनली ने पलटकर इवान को ठंडी नजरों से देखा। दूसरा कहाँ है? कोई और है? इवान की तो बात ही छोड़िए, गैरियन भी इस सवाल से हैरान था। क्या मैकग्रेन ने अभी नहीं कहा था कि उसने अपनी बेटी को भागने में मदद की थी? कोई और कब था? उसका नाम इना है। इवान घबरा गया। लेकिन वह भाग गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मलिन फैमिली ने ही उसे पकड़ा था, और अब मैं उस इंसान के लिए सिर्फ मलिन फैमिली को ही ढूंढूंगा। गैरियन को अचानक एहसास हुआ कि यह शांत बच्चा उससे भी ज्यादा गुस्सैल है।
उसने अपने लिए लगभग एक बहाना ढूंढ लिया था, लेकिन इस बच्चे ने बहाना ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस एक बहाना बनाया और पहले उन पर थोप दिया। चैप्टर 89 जांच अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल नोबेल ही, लेकिन गैरियन यही तो चाहता था। वह आज मलिन परिवार को बेइज्जत करने आया था। अगर लिनली ने पहले दरवाजे पर उसे मना नहीं किया होता तो वह लिविंग हॉल उड़ा देता। अब जब लिनली ने अपना मन बदल लिया तो जाहिर है कि उसकी कोई राय नहीं थी। बूढ़े आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह गुस्सा करने लगा। हाँ सही, मलिन फैमिली ने ही उन्हें पकड़ा था, तो फिर गिल्ड ऑफ मैजिक को उसकी तलाश क्यों करनी चाहिए? अरे यार इवान, क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? इवान पसीने से तरबतर हो गया जब उसने मन ही मन सोचा, कौन तुम्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है? मिस्टर इवान, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। अगर आप उसे नहीं सौंपते हैं तो इससे हमारी दोनों सेनाओं की दोस्ती पर असर पड़ सकता है। अगर समय आने पर कुछ हुआ तो हम गिल्ड ऑफ मैजिक जिम्मेदार नहीं होंगे। मुझे सच में नहीं पता कि वह कहाँ है। इवान घबराकर रोने ही वाला था। अरे यार, गिल्ड ऑफ मैजिक कैसी जगह है? पहले बूढ़ा बेशर्म गैरियन था और अब जवान बेशर्म फेलिक है। वे सब इतने नासमझ क्यों हैं? फेलिक, उससे बकवास बंद करो। तुम उसे किसी को नहीं दे रहे हो। मैं खुद उसे ढूंढूंगा। गैरियन इंतजार नहीं कर सका और उसने भेड़िए जैसे मैजिक शूटर्स को ऑर्डर दिया, ढूंढो। भले ही हमें आज मलिन फैमिली का घर तोड़ना पड़े, हमें फेलिक के दोस्त को ढूंढना ही होगा। हाँ, डाकू मैजिक शूटर्स के ग्रुप की आंखें तोड़ दो शब्द सुनकर चमक उठी। वे उन भेड़ियों की तरह थे जो कई दिनों से भूखे थे और अचानक उन्हें ताजे मांस का एक बड़ा टुकड़ा दिखा। इससे पहले कि गैरियन अपना ऑर्डर देना जारी रखता, सभी को मैसेज मिल गया और वे लिविंग हॉल से बाहर भागे। तुम लोग यह नहीं कर सकते। लिविंग हॉल से भेड़ियों जैसे मैजिक शूटर्स के ग्रुप को तेजी से बाहर निकलते देख इवान को लगा कि वह बेहोश होने वाला है। अगर डाकुओं के इस ग्रुप को मलिन फैमिली के बीचों बीच घुसने दिया गया तो जब तक वे बाहर निकलेंगे मलिन फैमिली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। मिस्टर इवान, लिनली की आवाज फिर से सुनाई दी। असल में मैं पर्सनली यह मानने को तैयार हूं कि यह एक गलतफहमी है और मुझे ये भी लगता है कि इससे गिल्ड ऑफ मैजिक और मलिन फैमिली के बीच दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इवान का दिल बैठ गया। लेकिन क्या? लेकिन मलिन परिवार को उस हत्यारे को सौंपना होगा जिसने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई है। यह इवान थोड़ा हिचकिचाया। सच कहूं तो ये रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। गिल्ड ऑफ मैजिक की मौजूदा ताकत के साथ वे मलिन फैमिली से सीधे उस व्यक्ति को ले सकते थे, चाहे उसकी कोई भी आपत्ति हो। लेकिन इवान ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था जब तक कि वे आखिरी सतह पर नहीं पहुंच गए। मलिन परिवार के 100 साल के इतिहास में परिवार के किसी सदस्य के अपनी मर्जी से सरेंडर करने का कोई उदाहरण नहीं था। एक बार यह उदाहरण बन गया तो इसका मतलब था कि मलिन परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करने की क्षमता खो दी थी और परिवार ने खुद को पूरी तरह से गिल्ड ऑफ मैजिक के हवाले कर दिया था। तब से कौन ऐसे परिवार के लिए काम करने को तैयार होगा जिसके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं है? क्या आप मुझे इस पर सोचने देंगे? इवान ने सावधानी से पूछा। उसे डर था कि कहीं वह युवा मैजिक शूटर को नाराज न कर दे। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। लिनली ने सिर हिलाया और उसे और ज्यादा जल्दी नहीं की। इवान मलिन के माथे पर पसीना हर गुजरते सेकंड के साथ और गाढ़ा होता जा रहा था। गिल्ड ऑफ मैजिक के जबरदस्त दबाव में वह पूरी तरह टूट चुका था। यह फैसला मलिन फैमिली के भविष्य से जुड़ा था। अगर उसने मना कर दिया तो गिल्ड ऑफ मैजिक का गुस्सा और जारोसस की दूसरी सेनाओं से बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अगर वह मान जाता तो फैमिली में फूट पड़ जाती और सिर्फ मुख्य सदस्यों के अलावा कोई भी ऐसे फैमिली की सेवा करने को तैयार नहीं होता जो कभी भी खुद को बेच सकता है। जैसे ही इवान हिचकिचा रहा था, लिविंग हॉल से कदमों की आहट सुनाई दी। कई मैजिक शूटर्स वापस आ गए थे। उनमें से ज्यादातर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उनकी फूली हुई जेबों से पता चल रहा था कि वे अपने साथ कुछ लाए हैं। प्रेसिडेंट गैरियन, हमें एक संदिग्ध जगह मिली है, यह एक अधेड़ उम्र के मैजिक शूटर ने कहा था। गैरियन को याद आया कि यह आदमी जियो था, उसी ने कसीनो में तोड़फोड़ की थी। गैरियन हैरान था। कौन सी जगह? पीछे बेसमेंट है। क्या आप देखना चाहेंगे? हमें जांच करनी चाहिए। इवान ने ये गंभीर बातचीत सुनी और तुरंत खून की उल्टी करने लगा। तुम्हारे पैर पर शक है? पीछे बेसमेंट में मलिन परिवार का खजाना था। भाड़ में जाओ गिल्ड ऑफ मैजिक, तुम खूनी डाकुओं का झुंड हो। गैरियन ने गंभीर चेहरे से अपनी ठुड्डी रगड़ी, फिर मैजिक शूटर्स के एक ग्रुप के साथ संदिग्ध बेसमेंट की जांच करने चला गया और बेचारा इवान लिविंग हॉल में रोता हुआ रह गया। मैज फैलिक, मैं कातिल को सौंप दूंगा। इवान जानता था कि इस मामले में और देर नहीं की जा सकती। अगर यह ऐसे ही खींचता रहा तो कौन जानता था कि गिल्ड ऑफ मैजिक के डाकू और भी संदिग्ध जगहें ढूंढ लेंगे। आखिरकार बार बार कोशिश करने के बाद इवान ने हार मान ली। बहुत अच्छा। लिनली अपनी सीट से खड़ा हुआ और दरवाजे पर पहरा दे रहे कुछ मैजिक शूटर्स को बुलाया। मेरे साथ कालकोठरी में चलो। इवान घबराहट के साथ उनके पीछे तहखाने में गया और फिर उसने लिनली को अपनी उंगली बढ़ाते हुए देखा। ये और ये, इन सबको ले आओ। हाँ, कुछ मैजिक शूटर्स को ऑर्डर मिल गए थे और वे बिना किसी देरी के काम पर लग गए। रुको। पूरे राउंड के बाद लिनली ने परिवार के सभी जादूगरों को तहखाने की रखवाली करते हुए दिखाया। इवान ने डर के मारे उसे जल्दी से रोक दिया। जादूगर फेलिक, तुमने तो सिर्फ कातिल को सौंपने के लिए कहा था। हाँ, लिनली ने साफ साफ जवाब दिया। लेकिन अब मुझे पक्का नहीं पता कि मिस्टर मैकग्रेन को मारने वाला असली कातिल कौन है, इसलिए मैं उन सभी लोगों को पूछताछ के लिए वापस लाऊंगा जिन पर मर्डर का शक है। क्यों? क्या आपको कोई ऐतराज है मिस्टर इवान? अब तक इवान को यह एहसास नहीं हुआ था कि इस युवा मैजिक शूटर की तुलना में गैरियन कितना अच्छा इंसान था। तहखाने की रखवाली कर रहे ज्यादातर जादूगरों की ताकत सिर्फ लेवल 8 या 9 थी। वे गिल्ड ऑफ मैजिक के डाकुओं का मुकाबला कैसे कर सकते थे? गिरफ्तारी के दौरान कोई विरोध नहीं हुआ। कुछ कंट्रोल मैजिक मंत्रों ने उन्हें पूरी तरह से गिरा दिया था और फिर उन्हें रस्सियों से मजबूती से बांध दिया गया था। दर्जन भर जादूगरों के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि क्या हो रहा है।
जब उन्होंने इवान की तरफ देखा तो उनकी आंखें नफरत और घिन से भरी हुई थीं। इन नजरों के सामने इवान, जो जानता था कि वह दोषी है, बस अपना सिर झुका सका और उनसे नजरें मिलाने से बच सका। चैप्टर 90 एक चिर अनुवादक नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल ही जब तक लिनली संदिग्धों के ग्रुप के साथ बाहर आया, गैरियन बेसमेंट से लौट आया था। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी का वजन एक बार फिर बढ़ गया है। उसने जो बड़ा मेज वाला चोगा पहना था वह बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बेसमेंट सच में बहुत बहुत संदिग्ध था। अच्छी चीजें हैं, जब हम वापस जाएंगे तो बताऊंगा। लिनली लिविंग हॉल में गया ही था कि गैरियन जल्दी से झुक गया। फिर उसने उन दर्जन भर जादूगरों को देखा जो बंधे हुए थे। बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा, उन्होंने क्या किया? उन पर मिस्टर मैकग्रेन की हत्या का शक है। गैरियन ने इस बच्चे की दिल से तारीफ की। शर्म न होने का असली मतलब क्या था? ये था, हत्या के शक में एक दर्जन जादूगरों को गिरफ्तार किया गया। इस बच्चे की तुलना में बेसमेंट की जांच करने में क्या बड़ी बात थी? फिर उसे लगा कि उसकी तारीफ बहुत जल्दी आ गई। ओह ठीक है मिस्टर इवान, मुझे आपको फिर से किसी बात से परेशान करना है। क्या बात है? इवान ने घबराकर पूछा। जहां तक मुझे पता है, मिस्टर मैकग्रेन को मलिन फैमिली ने हिंसा से किडनैप किया था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मिस्टर इवान किडनैपिंग में शामिल लोगों को सौंप देंगे। क्या? इवान अचानक ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर पड़ गया हो। धमकी भरे अंदाज में इशारा करते हुए वह चिल्लाया, तुम बहुत ज्यादा हो। ये नामुमकिन है। जैसे ही इवान की आवाज धीमी हुई, उसने लिविंग हॉल में अचानक सन्नाटा देखा। फिर उसने देखा कि गैरियन आंखें सिकोड़ रहा है। उसके पीछे 30 से ज्यादा मैजिक शूटर्स अपनी मुठ्ठियां रगड़ रहे थे क्योंकि उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। इवान को तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ बेवकूफी भरी बात कह दी है। अभी डाकू अपनी जांच जारी रखने के लिए किसी बहाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वह उन्हें यह मौका देने के लिए बहुत बेवकूफ था। क्या वह खुद को आग के गड्ढे में नहीं धकेल रहा था? मिस्टर इवान, आप सहयोग करने को तैयार नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन क्रॉमवेल ने ही ये किया था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अगर मैं उन्हें सौंपना भी चाहूं तो मुझे नहीं पता कि यह किसने किया है। इवान का चेहरा परेशान था, लेकिन मन ही मन उसे अपनी तेज तर्रार सोच पर गर्व था। ऐसी मुश्किल स्थिति में वह क्रॉमवेल पर चीजें लगाने के बारे में भी सोच सकता था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। जानना चाहते हैं कि उन्हें किसने पकड़ा था? जरूर, आप क्रॉमवेल से पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर मिस्टर इवान को सच में नहीं पता तो गिल्ड ऑफ मैजिक भी आपकी तरफ से पता लगा सकता है। हम धीरे धीरे सभी लोगों को पूछताछ के लिए वापस ला सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई टॉर्चर करके यह बात कह देगा। आखिर में 6 और मैजिक शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इवान ने एक एक करके उनके नाम पुकारे तो उसका सच में मरने का दिल कर रहा था। मलिन परिवार ने अपने सैकड़ों साल के इतिहास में कभी भी एक साथ 6 मैजिक शूटर्स को नहीं खोया था, और इस बार उसी ने उन्हें मरने के लिए बाहर धकेला था। ठीक है मिस्टर इवान, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मलिन परिवार से निकलते समय लिनली ने इवान से विनम्रता से हाथ मिलाया। इसका जिक्र मत करो मेज फेलिक, तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो। इवान ने अपना ठंडा पसीना पोंछते हुए एक सख्त मुस्कान दी। उसने मन ही मन कई बार राहत की सांस ली थी। भगवान भला करे, मैं आखिरकार डाकुओं के इस ग्रुप को भेज रहा हूँ। लेकिन इस मामले में अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर शक है। अगर जरूरत पड़ी तो मलिन फैमिली को भविष्य में हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर इवान समझेंगे। किसे पता था कि ये शब्द इवान को उसी समय बेहोश कर देंगे। इवान पागल हो गया था। पहले कोऑपरेशन में चीजें ऐसी ही खत्म हुई थीं, और तुम अभी भी आ रहे हो। क्या मलिन फैमिली और ज्यादा जी पाएगी? जब तक गिल्ड ऑफ मैजिक के लोग चले गए, इवान रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं गिर रहे थे। हा, गिल्ड ऑफ मैजिक के रिसेप्शन रूम में गैरियन की हंसी गूंज रही थी। मैं 30 साल पहले से यह करना चाहता था। आज आखिरकार मुझे इसका मजा आया। लेकिन लिनली, जो उसके सामने बैठा था, साफ तौर पर बहुत खुश नहीं था। वह बस अपने हाथ में आधे तीर को भूल रहा था। तुम अभी भी मैकग्रेन के बारे में सोच रहे हो? गैरियन थोड़ी देर हंसा, फिर उसे लगा कि लिनली के मूड में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसे अजीब तरह से अपनी हंसी रोकनी पड़ी, और फिर उसने लिनली के कंधे पर थपथपाकर दिलासा दिया। खुश हो जाओ। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मौत जैसी चीजों से कोई नहीं बच सकता। भले ही तुम दुखी हो, लेकिन यह उसे वापस जिंदा नहीं कर पाएगा। मैं दुखी नहीं हूँ। लिनली ने अपना सिर हिलाया और आधा तीर अपने पास रखा। मुझे बस ये बहुत दुख की बात लगती है कि एक अच्छा जिंदा इंसान ऐसे ही चला गया। ठीक इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से जिंदगी ज्यादा शानदार लगती है। जिंदगी और मौत जैसी बातों का अंदाजा कौन लगा सकता है? शायद कल मेरी या तुम्हारी बारी हो। भूल जाओ, चलो ऐसी बातें नहीं करते जिनसे हमारा मूड खराब हो। मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। क्या बात है? लिनली को पता था कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए जब गैरियन ने अपना मुंह खोला तो लिनली भी उसके साथ टॉपिक से हट गया। संदिग्ध सबूत। बूढ़े आदमी ने बेशर्मी से जादूगर के कपड़े से एक डंडा निकाला। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें नीलामी में मैथ्यू के मिलियन गोल्ड कॉइन वाले डंडे के बारे में बताया था? ये बात है। हाँ सही। गैरियन ऐसे मुस्कुराया जैसे लोमड़ी ने अभी अभी मुर्गी चुराई हो। मैथ्यू, उस बेवकूफ ने असल में वह डंडा घर पर ही छोड़ दिया था जो वह हर जगह ले जाता था, डेलाइट स्क्वायर जाने से पहले। जब मैंने अभी उसे बेसमेंट में देखा तो मैं आगे बढ़ गया। गैरियन लगातार बोलता रहा, लेकिन लिनली के कानों में एक शब्द भी नहीं गया, क्योंकि उसने देखा कि जब गैरियन ने कर्मचारी को बाहर निकाला तो उसने जमीन पर कुछ गिरा दिया था। यह एक पुराना कपड़ा था। ये काला दिख रहा था, इस पर तरह तरह के दाग लगे थे और इसमें से बदबू भी आ रही थी। ज्यादातर लोग इसे देखकर पुराना कपड़ा समझकर फेंक देते, लेकिन जब ये लिनली की नजर में आया तो ये बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही कपड़ा था। फर्क ये था कि उसके पास जो कपड़ा था उस पर लेविथान गोरिल्ला ने अलग अलग तरह के रंग लगा दिए थे, लेकिन डाई और दागों के अलावा दोनों चित्रों पर बने अजीब निशान बिल्कुल एक जैसे थे। लिनली ने सावधानी से चित्रा उठाया और हैरान होकर गैरियन से पूछा, तुम्हें ये सामान कहाँ से मिला? शैतान जानता है। गैरियन ने आंखें घुमाई और उसके लिए हमदर्दी महसूस की।
ऐसा लग रहा था कि बच्चे को बहुत जोर से मारा गया था। जो आदमी मैंस फैमिली के खजाने की कद्र भी नहीं करता था, वह असल में एक फटे कपड़े का टुकड़ा पकड़े हुए था और उसे खजाना समझ रहा था। ज्वाइन करें नोबेली हिंदी ऑडियो नोवेल।